ये एक ऐसी कहानी है जहां शक्ति भाग्य से नहीं बल्कि निर्णयों से बनती है। अंधेरे में शुरू होने वाली कोई भी चीज जल्द ही हर संघर्ष के केंद्र में आ जाती है। अध्याय 46 प्राचीन वस्तुओं की बिक्री का लाइव स्ट्रीमिंग। शी फेंग ने क्यूई युन के चाय के कप में चाय दोबारा भर दी और धीरे से कहा, यह मधुकोष कंगन अन्य वस्तुओं जैसा नहीं है, इसमें तरलता नहीं है और इसकी कीमत भी सस्ती नहीं है। अगर मैं इसे ले लूं तो यह शायद सालों तक मेरे पास ही पड़ा रहेगा। यह चीज चाहे 2 लाख हो या 60 या 70 हजार, सब एक ही बात है। अगर आप मुझसे कीमत पूछें तो सच कहूं तो मैं आपको अधिकतम 60 हजार ही दे सकता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं इसे कब बेच पाऊंगा। यह किस्मत पर निर्भर करता है। यह कीमत सुनकर ची युन के दिल में अचानक एक अजीब सी बेचैनी हुई। यह उसकी 1 लाख की उम्मीद से कहीं कम थी। उसने चाय का कप उठाया, एक घूंट लिया और बोलने में कोई जल्दी नहीं की। मुझे पता है यह कीमत थोड़ी कम है, लेकिन कोई और विकल्प नहीं है। बाजार की यही स्थिति है। शी फेंग ने सिगरेट निकालते हुए कहा और एक सिगरेट क्यूई युन को दे दी। हालांकि अगर आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते तो मेरे पास एक और प्रस्ताव है। क्यूई युन ने सिगरेट ली और भौहें चढ़ाते हुए कहा, चलो सुनते हैं। शी फेंग ने भी अपने लिए एक सिगरेट जलाई, एक गहरा कश लिया और धीरे धीरे धुएं का छल्ला छोड़ते हुए बोला, मेरा एक दोस्त है जो संग्रहणीय वस्तुओं की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग करता है। उसके काफी प्रशंसक हैं। हम उसे यह हनीकॉम्ब ब्रेसलेट दे सकते हैं ताकि वह इसे लाइव स्ट्रीम रूम में बेच सके। फिर लाइव शो के दौरान हम नीलामी आयोजित कर सकते हैं। शायद इससे अच्छी कीमत मिल जाए। बिकने के बाद हम रकम आपस में बांट लेंगे। आपका क्या विचार है? शी फेंग ने क्यूई युन को ध्यान से देखा और उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। ची युन ने सिगरेट पकड़ी हुई थी, उसकी उंगलियां हल्के से मेज पर थपथपा रही थीं। वह शी फेंग के प्रस्ताव के बारे में सोच रहा था। उन्हें मानना पड़ा कि यह विचार काफी लुभावना लग रहा था। अगर इसे अच्छे से अंजाम दिया जाए तो यह 1 लाख से भी अधिक में बिक सकता है। आपका प्रस्ताव अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर कोई बोली ही न लगाए या बोली लगाने वाले बहुत कम हो तो क्या होगा? क्या तब योजना विफल नहीं हो जाएगी? साथ ही मुझे लाइव स्ट्रीमिंग की ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या आपका दोस्त भरोसेमंद है? मैं बस कोई कानूनी समस्या नहीं चाहता, क्यूई युन ने अपनी चिंता व्यक्त की। शी फेंग मुस्कुराया, अपनी सिगरेट की राख झाड़ी और समझाया, चिंता मत करो, मैं इस दोस्त को कई सालों से जानता हूँ। संग्रहणीय वस्तुओं के क्षेत्र में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा है और उसकी साख ठोस है, इसलिए कोई जोखिम नहीं है। जहां तक बोली न लगने की बात है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। जरा सोचिए, इस मधुकोष ब्रेसलेट की गुणवत्ता और इस पर लिखे तिब्बती शिलालेखों को देखते हुए यह कितना आकर्षक है। अगर इसका प्रचार सही तरीके से किया जाए तो निश्चित रूप से कोई न कोई बोली लगाएगा। इसके अलावा हम पहले से ही एक आरक्षित मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। अगर नीलामी उस मूल्य तक नहीं पहुंचती है तो हम नहीं बेचेंगे। इस तरह हम अपने हितों की रक्षा करते हुए यह भी देखेंगे कि क्या हम अच्छी कीमत प्राप्त कर सकते हैं। शी फेंग ने आगे कहा, हम मुनाफे को कैसे बांटेंगे? क्यूई युन ने आखिरी सवाल पूछा। तुम्हें 85% मिलेगा, उसे 10% मिलेगा और मुझे फीस के तौर पर सिर्फ आधा प्रतिशत मिलेगा। यह सुनकर क्यूई युन ने सिर हिलाया और अधिक पैसे कमाने का मौका पाने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, तो तुम इसे संभाल लो, खबर मिलते ही मुझे बता देना। शी फेंग ने मुस्कुराते हुए अपनी छाती थपथपाई और आश्वासन दिया, चिंता मत करो भाई, मैंने सब संभाल लिया है। मैं बाद में अपने दोस्त को सामान दे दूंगा और सारी जानकारी की पुष्टि कर लूंगा। यह एक ऐसी स्थिति है जहां उसे कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता और वह कमीशन कमा सकता है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से खुश है। फिर शी फेंग ने हनीकॉम्ब ब्रेसलेट को पैक किया और एक कंसाइनमेंट लेकर आया। क्यूई युन ने उस पर एक नजर डाली, कोई समस्या नहीं पाई और उस पर हस्ताक्षर कर दिए। मामला सुलझ जाने के बाद क्यूई युन सीधे लियू मेंग के घर नहीं गया। इसके बजाय उसने कुछ फल खरीदे और पहले वान के हवेली वापस चला गया। वह कई घंटों से बाहर था और इस बात को लेकर चिंतित था कि क्या उसकी बेटी झाओ किंग के घर पर सहज महसूस कर रही होगी। साथ ही उसे यह भी पक्का नहीं पता था कि उस छोटे बच्चे ने कोई परेशानी खड़ी की थी या नहीं। भाई क्यूई, आप वापस आ गए। दरवाजा खुला और झाओ किंग ने सौम्य मुस्कान के साथ अभिवादन किया। अंदर नुन्नुआन कॉफी टेबल पर लेटी हुई चित्र बना रही थी और उसके बगल में ताजे पके हुए चिकन विंग्स रखे थे। आवाज सुनकर छोटी बच्ची ने ऊपर देखा तक नहीं, बस पुकार कर कहा, पापा। यह देखकर क्यूई युन को एहसास हुआ कि उसने जरूरत से ज्यादा चिंता की थी। वह अंदर आया और पास की मेज पर फल रखते हुए मुस्कुराया, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। झाओ किंग ने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, भाई क्यूई, कृपया ऐसा मत कहिए। नुन्नुआन बहुत ही अच्छी बच्ची है, उससे कोई परेशानी नहीं होती। मुझे उसका साथ बहुत अच्छा लगता है।
बोलते बोलते उसने चिकन विंग्स क्यूई युन के सामने रख दिए और कहा, मैंने अभी अभी ये विंग्स बनाए हैं, ये अभी भी गर्म हैं। इन्हें चखिए भाई क्यूई। ठीक है, धन्यवाद। ची युन ने एक नैपकिन लिया और एक विंग उठाकर धीरे से उसका एक टुकड़ा खाया। यह बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम था। इसकी खुशबू तुरंत फैल गई। इसका स्वाद वाकई बहुत अच्छा है। मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतनी अच्छी रसोइया हो। शियाओ किंग क्यूई युन ने सचमुच प्रशंसा की। क्या ऐसा है? तो और ले लो भाई क्यूई। नुनुआन पहले ही खा चुकी है। मैं अकेले ये सब खत्म नहीं कर सकती। तो मैं शिष्टाचार नहीं अपनाऊंगा। क्यूई युन ने जल्दी से कुछ पंख खाए, अपनी बेटी की ओर मुड़ा और पूछा, नुआनुआन, मिस किंग के घर पर मजा आ रहा है क्या? अपनी ड्राइंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए छोटी बच्ची ने ऊपर देखे बिना जवाब दिया, हाँ, यह मजेदार है। मिस किंग ने मुझे चित्र बनाना सिखाया और मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनाया। क्या तुम पापा के साथ बाहर जाना चाहती हो? नुनुआन ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं मिस किंग के साथ चित्र बनाना चाहती हूँ। ची युन ने बेबसी भरी मुस्कान दिखाते हुए झाओ किंग से माफी मांगी और कहा, शाओ किंग, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए उसका ख्याल रख सकती हो? झाओ किंग नीचे झुका, छोटी बच्ची के सिर पर थपथपाया और तुरंत सहमति जताते हुए बोला, कोई बात नहीं। आगे बढ़िए भाई क्यूई। नुनुआन को मुझसे कोई परेशानी नहीं होगी। क्यूई युन ने झाओ किंग को कृतज्ञता भरी नजरों से देखा और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, धन्यवाद। उसके बाद उसने अपनी बेटी की ओर देखा जो अपनी ड्राइंग पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। नुआनुआन, मिस किंग की बात सुनो, ठीक है। इतना कहकर वह उठा और चला गया। आंगन में लियू मेंग उकड़ू बैठकर मछलियों के शल्क साफ कर रहा था। उसके बगल में लेटेक्स पेंट की एक बाल्टी रखी थी जिसमें कई बड़ी क्रूसियन कार्प मछलियां थीं। वह अपने वचन का पक्का था। कल जब उसे पता चला कि क्यूई युन आ रहा है तो उसने अपनी पत्नी से अपने ससुर के घर से मछली और बाल्टी लाने को कहा। जैसे ही लियू मेंग मछली के छिलके उतार रहा था, उसने घर की ओर चिल्लाकर कहा, पत्नी, क्या मटन का स्टू तैयार है? मेरा भाई जल्द ही आने वाला है। अंदर से एक कर्कश महिला की आवाज आई, लगभग तैयार है, चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस मछलियों को अच्छे से साफ कर लो। लियू मेंग ने जवाब दिया और अपना काम जारी रखा। तभी क्यूई युन अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर आंगन में दाखिल हुआ। अरे, मछली साफ कर रही हूँ। क्यूई युन स्कूटर से उतरी। उसके हाथ में अमूलसी दही के 2 डिब्बे और कुछ फल थे। लियू मेंग ने ऊपर देखा, क्यूई युन को देखा और उसकी आंखें चमक उठी। वह जल्दी से उठकर उसका अभिवादन करने लगा। मैंने अभी कहा था कि तुम जल्द ही यहाँ आ जाओगे और तुम आ गए हो। ची युन हंसते हुए बोली, मुझे लगता है मैं सही समय पर आई हूँ। मुझे नहीं पता था कि आपकी पत्नी और बेटी को क्या खाना पसंद है, इसलिए मैं कुछ भी फल ले आई। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा। लियू मेंग ने उसके द्वारा लाए गए सामान को देखा और थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कुछ नाराजगी भरे लहजे में कहा, तुम बस यूं ही आ गए, सामान क्यों ला रहे हो? हमारे पास यहाँ सब कुछ है, पैसे बर्बाद मत करो। ची युन उसकी प्रवृत्ति को जानती थी और मुस्कुराते हुए बोली, नया साल है, खाली हाथ आने का कोई कारण नहीं है। लियू मेंग ने अपना सिर हिलाया और क्यूई युन को सामान उठाने में मदद करने ही वाला था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ मछली के छिलकों से सने हुए हैं। इसलिए वह मुड़ा और घर की ओर चिल्लाया, पत्नी, मेरा भाई यहाँ है, बाहर आओ और सामान ले लो। लियू मेंग की पत्नी ली कुइक्सिया ने चीख सुनी और जल्दी से घर से बाहर आ गई। अपने एप्रन पर हाथ पोंछते हुए वह अपने चेहरे पर थोड़ी अटपटी मुस्कान लिए तेजी से क्यूई युन की ओर बढ़ी और बोली, तुम बहुत ही विनम्र हो, बस आ गए, लेकिन तुम इतना सारा सामान ले आए हो। इतना कहकर उसने क्यूई युन से फल और शराब ले ली और कहा, अंदर आइए और बैठिए। मटन का स्टू लगभग तैयार है, हम जल्दी ही खा सकते हैं। ली कुलिक्सिया कम से कम दिखने में लियू मेंग के साथ अच्छी तरह मेल खाती थी, क्योंकि दोनों की लंबाई 1.7 मीटर से अधिक थी और वे काफी मजबूत कदकाठी की थीं। क्यूई युन के विचार में वे कम से कम 90% तक एक दूसरे के अनुकूल थे। अध्याय 47 मेरी बेटी को बंधक बनाया गया था। अध्याय 47 मेरी बेटी को बंधक बनाया गया था। भाभी, आपका दिन बहुत कठिन रहा है। क्यूई युन ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ गर्मजोशी से अभिवादन किया। ली कुरिशिया मुस्कुराई और अपने बड़े बड़े सफेद दांत दिखाते हुए बोली, भाई क्यूई, आप क्या कह रहे हैं? यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मुझे तो आपके भोजन पर आने में बहुत खुशी होगी। बोलते बोलते वह मुड़ी और लियू मेंग को घूरते हुए बोली, तुम वहां क्यों खड़े हो? जल्दी से भाई क्यूई को घर के अंदर लाओ। क्या तुम उसे बस यहीं खड़े रहने दोगे? लियू मेंग ने अपना सिर खुजाया और हंसते हुए कहा, मैं कितना भुलक्कड़ हूँ। भाई अंदर आ जाओ। इतना कहकर वह क्यूई युन को घर के अंदर ले गया। घर पिछली बार जैसा ही था, बस उसमें कुछ अतिरिक्त उत्सवपूर्ण लाल सजावटें जोड़ दी गई थीं। बंगले के आंगन में फर्श को गर्म करने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए सर्दियों में हर घर चूल्हा जलाता है।
लियू मेंग ने एक बेसिन में अपने हाथ धोए, फिर सूखे मेवों को चूल्हे पर क्यूई युन के सामने रखते हुए कहा, पहले थोड़ा खा लो ताकि तुम्हारा पेट ठीक हो जाए, खाना जल्द ही तैयार हो जाएगा। क्यूई युन ने सिर हिलाया। लियू मेंग को सिगरेट देते हुए चारों ओर देखते हुए पूछा, तुम्हारी बेटी कहाँ है? लियू मेंग ने जल्दी से लाइटर निकालकर क्यूई युन की सिगरेट जलाने की कोशिश की, लेकिन क्यूई युन ने हाथ उठाकर मना कर दिया। मैं खुद कर लूंगा। लियू मेंग ने जिद नहीं की, खुद एक सिगरेट जलाई, एक कश लिया और जवाब दिया, वह अपने दादा के घर पर है, कल तक वापस नहीं आएगी। यह सुनकर क्यूई युन मन ही मन मुस्कुराई। वह अपने ससुर के घर मछली चुराने गया था और बेटी को बंधक बना लिया गया था। ली कुरिक्सिया भी एक कुशल महिला थी। कुछ ही फुर्तीले कदमों में उसने आंगन में मछलियों को साफ किया और जल्द ही उन्हें चूल्हे पर रख दिया। वहां मेमने के मांस का एक साफ स्टू भी रखा था और मेज चिकन, बत्तख और अन्य व्यंजनों से भरी हुई थी। इन लजीज पकवानों को देखकर क्यूई युन को कुछ हद तक अपराध बोध महसूस हुआ। नए साल के दौरान वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने लियू मेंग को बता दिया था कि वह आ रहा है। अगर वह नहीं आता तो यह सीधा सादा आदमी गलतफहमी का शिकार हो सकता था। इस खाने की मेज की कीमत ही कई 100 युआन होगी। भाभी, आपने बहुत ज्यादा बना दिया है, हम तीनों मिलकर इसे पूरा नहीं खा सकते। ली कुरिक्सिया मेज पर व्यंजन परोसती रही और हंसते हुए बोली, भाई क्यूई, आपका आना दुर्लभ है, मुझे आपका अच्छे से सत्कार करना चाहिए। लियू मेंग ने एक कटोरा उठाया, क्यूई युन को मेमने का सूप परोसा और बीच में कहा, बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार जब तुमने मुझे सामान बेचा था तब तुमने कहा था कि तुम पीने के लिए वापस आओगे। मुझे नहीं पता कि आपको क्या पसंद आएगा, इसलिए मैंने अपनी भाभी से कुछ अलग अलग चीजें बनवाई हैं। अगर ये आपको पसंद ना आए तो हमें बता दीजिएगा। ची युन ने मेमने का सूप लिया और थोड़ा भावुक हो गया। आज के इस कपटपूर्ण समाज में लियू मेंग और उनकी पत्नी जैसे सच्चे लोग बहुत कम हैं। उसने सूप की सतह पर हल्के से फूंक मारी और एक घूंट लिया, जिसका स्वादिष्ट स्वाद उसके मुंह में फैल गया। हम, यह मेमने का सूप तो बहुत ही खुशबूदार है, भाभी का खाना बहुत ही बढ़िया है। प्रशंसा से प्रसन्न होकर ली कुरिक्सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई क्यूई, जब तक आपको पसंद है खूब खाइए, भरपूर आनंद लीजिए। उसने क्यूई युन के कटोरे में और खाना डालते हुए कहा। लियू मेंग खड़ी हुई और अलमारी से एक प्लास्टिक बैग निकाला जिसमें जियान नानचुन की 2 बोतलें थीं। साफ तौर पर नए प्लास्टिक बैग को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये हाल ही में खरीदी गई थीं। ची युन को भी यह शराब बहुत पसंद थी, जो कि सस्ती नहीं थी। एक बोतल की कीमत 400 युआन से अधिक थी। इससे ची युन और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गई। लियू मेंग ने मुस्कुराते हुए बोतलें मेज पर रखीं और क्यूई युन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, भाई क्या कहते हो, आज हम इसे पी लें। ची युन ने झट से हाथ हिलाया और माफी मांगते हुए समझाया, मेंग, आज शराब नहीं पीते, बस खाना खाते हैं। बेटी पड़ोसी के घर पर है, अगर उसे लेने में देर हो गई तो मुझे चिंता होगी। अगली बार मेरे घर आना और हम साथ में खूब पिएंगे, ठीक है? क्यूई युन की बातें सुनकर लियू मेंग ने थोड़ी निराशा दिखाई, लेकिन जल्द ही मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चूंकि आप अपनी बेटी को लेकर चिंतित हैं, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। आज हम शराब नहीं पिएंगे, बस अच्छा खाना खाएंगे। अगली बार जब हम तुम्हारे घर आएंगे तो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम नशे में चूर न हो जाएं। ली कुरिक्सिया ने आगे कहा, बिल्कुल सही, बच्चा महत्वपूर्ण है। अगर आपको चिंता है तो अपना खाना जल्दी खत्म करें और अपनी बेटी को लेने जाएं। क्यूई युन ने कृतज्ञतापूर्वक दंपति की ओर देखा, ठीक है, समझने के लिए धन्यवाद। लियू में हंसा और हाथ हिलाते हुए बोला, क्या कह रहे हो? भाइयों के बीच ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। चलो खाना खाओ। इतना कहकर उसने क्यूई युन के कटोरे में चिकन का एक टुकड़ा रख दिया। उन तीनों ने खाना खाया और पारिवारिक मामलों पर बातचीत की। फिर आंगन से लोहे का बड़ा गेट खुलने की आवाज आई और उसके बाद छोटे बालों वाला, काफी ईमानदार दिखने वाला एक युवक अंदर आया। मेरे जीजाजी ने मुझे बिना बुलाए खाना शुरू कर दिया और यहाँ एक मेहमान भी है। लियू मेंग ने उस युवक की ओर एक नजर डाली और मजाक में डांटते हुए कहा, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, अपनी चॉपस्टिक खुद ले लो। फिर उसने क्यूई युन की ओर मुड़कर समझाया, मेरे बहनोई। जैसे ही युवक ने चॉपस्टिक उठाई और बैठ गया, लियू मेंग ने परिचय देते हुए कहा, यह आपका भाई क्यूई है। उस युवक ने तुरंत मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से अभिवादन किया, भाई क्यूई, नमस्कार, मैं लीजी हूँ। क्यूई युन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर जवाब दिया। ली कुरिशिया ने अपने भाई को भेड़ के मांस का एक कटोरा परोसा और पूछा, क्या आज आपकी ड्यूटी नहीं थी? आप वापस क्यों आए? ली जी ने हंसते हुए कहा, आज कृषि बाजार में कम ही लोग थे, सबने जल्दी ही अपना सामान समेट लिया, मेरा क्या काम होता। इसके अलावा मैं विशेष रूप से आपसे किसी बात पर चर्चा करने आया हूँ। ली कुरिशिया ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए कहा, क्या बात है? क्या आप मुझे फोन पर नहीं बता सकते थे? ली जी ने क्यूई युन की ओर देखा और हंसते हुए कहा, पहले खाना खा लेते हैं, बाद में बात करेंगे।
लियू मिंग ने उसके हाव भाव को देखा और चिढ़कर कहा, जो कहना है कह दो, तुम्हारा भाई क्यूई कोई अजनबी नहीं है। खुद को मूर्ख साबित करने के बाद ली जी ने आखिरकार अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और गंभीरता से कहा, आज मुझे हमारे मैनेजर से पता चला कि कृषि बाजार के स्टॉलों का किराया बढ़ने वाला है। मैंने सोचा कि मैं आपसे कुछ पैसे उधार लेकर खुद कुछ स्टॉल ले लूं और बाद में उन्हें सबलेट कर दूं। यह सुनकर ली कुरेशिया की भौहें तन गईं। इतना अच्छा सौदा आप तक कैसे पहुंच गया? ली कुरेशिया को ऐसा कहते देख ली जी चिंतित हो गई और उसने जल्दी से समझाया, बहन, मैंने अच्छी तरह से जांच कर ली है। यह किराया वृद्धि बाजार में बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण के कारण है, इसलिए किराया अधिक है। तब तक बाजार का माहौल सुधर जाएगा और स्टॉल की मांग बढ़ जाएगी। इसके अलावा मैनेजर से मेरे अच्छे संबंध हैं। उन्होंने खबर जारी होने से पहले ही मुझे बता दिया था कि अगर मैं जल्दी कार्रवाई करूं तो मुझे स्टॉल मिलने का मौका मिल सकता है। यह सुनकर लियू मिंग ने भी अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या उसने यह जानकारी तुम्हें दी? क्या उसने खुद कोई स्टॉल लगाया? सवाल सुनकर ली जी ने थोड़ी असहजता दिखाई। मैंने नहीं पूछा, लेकिन इतने अच्छे अवसर को देखते हुए निश्चित रूप से उसने भी इसका फायदा उठाया होगा। ली कुरेशिया ने अपने भाई की ओर देखा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। आपको इस मामले की अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए। हम तो बस आम लोग हैं, जोखिम उठाने की क्षमता नहीं रखते। आपके जीजाजी और मैंने इतने सालों तक काम करके ज्यादा पैसे नहीं कमाए हैं, बस परिवार के खर्चों को पूरा करने लायक ही कमा पाए हैं। और आपकी भतीजी हाई स्कूल में दाखिला लेने वाली है, जिसे और भी ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। परिवार किसी भी तरह की विपत्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता। ली जी की आंखों में एक पल के लिए झिझक दिखाई दी। उन्होंने सोच विचार करते हुए अपना सिर नीचे किया, फिर अपना सिर ऊपर उठाया और ईमानदारी से कहा, बहन, मैं आपकी और जीजाजी की कठिनाइयों को समझता हूँ। मैं आपके लिए चीजें और मुश्किल बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह वाकई एक दुर्लभ अवसर है। मैं इसे गंवाना नहीं चाहता। साथ ही मैंने पिछले 2 सालों में काम करके जो 40,000 युआन बचाए थे, वे उसे दे दिए हैं, लेकिन मुझे अभी भी 60,000 युआन की जरूरत है। लियू मिंग ने ली जी की ओर देखा, आह भरी और कहा, बच्चे, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जीजा तुम्हारा समर्थन नहीं करता, लेकिन यह सौदा बहुत आसान लग रहा है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इतनी आसानी से मिलने वाला पैसा हम जैसे आम लोगों को कभी नहीं मिलेगा। अपनी पत्नी के चेहरे के भाव देखकर उसने आगे कहा, लेकिन चूंकि तुम पहली बार अपने साले से पैसे मांग रही हो, अगर तुम्हारा मन पक्का है तो जाकर और जानकारी जुटा लो। तुम्हारा साला तुम्हें 60,000 रुपए उधार दे सकता है। क्यूई युन चुपचाप एक तरफ से सब कुछ सुन रही थी और उसे स्थिति की पूरी समझ थी। अध्याय 48 180 000 अध्याय 48 180 000। हालांकि लियू मिंग और उनकी पत्नी ईमानदार और सीधे सादे लोग हैं, लेकिन वे इतने लंबे समय तक जी चुके हैं कि एक सरल सच्चाई को समझते हैं। अगर कोई चीज आसान पैसे की तरह दिखती है तो अक्सर वह एक जाल होती है। और ली जी एक युवा होने के नाते जाहिर तौर पर अभी भी थोड़ा भोला है और इस सिद्धांत को नहीं समझता है। खाना खाने के बाद कोट पहनते समय क्यूई युन ने चुपके से एक लाल लिफाफा अलमारी पर रख दिया, जिसमें बच्चे के लिए नए साल के पैसे थे। जब वे जाने लगे तो उसने लियू मिंग को एक सिगरेट दी, उसके कंधे पर थपथपाया और सलाह दी, तुम्हें अपने बहनोई के मामलों के बारे में सावधान रहना चाहिए। वह पहले खाने की मेज पर कुछ बोल नहीं पाता था, लेकिन अब जब सिर्फ वे दोनों ही थे तो उसने एक दोस्त के रूप में उसे याद दिलाने को अपना कर्तव्य समझा। लियू मिंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाकर यह जताया कि वह समझ गया है। झाओ किंग के घर वापस आकर क्यूई युन ने अपनी बेटी को जाते हुए देखा, जो जाने के लिए अनिच्छुक थी। आधे मन से मुस्कुराते हुए, आधे मन से झुंझलाते हुए, नुआनुआन, हमें अब घर जाना चाहिए, चलो तुम्हारी बहन शियाओ किंग की नींद में खलल न डालें। छोटी बच्ची ने मुंह फुलाते हुए अनिच्छा से कहा, पापा, मैं अभी बहन शियाओ किंग के साथ थोड़ा और खेलना चाहती हूँ। उसने मुझे बहुत सारी मजेदार कहानियां सुनाई। झाओ किंग ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं भाई क्यूई, अगर नुनवान यहाँ खेलना चाहती है तो उसे थोड़ी देर और रुकने दीजिए। लेकिन क्यूई युन ने अपना सिर हिलाया। वे उसे एक दिन से परेशान कर रहे थे, अब और परेशान करना शिष्टाचार के विरुद्ध होगा। उसने तुरंत गुस्से का नाटक करते हुए गंभीर चेहरा बनाया और कहा, भले ही तुम थके हुए न हो, बहन शियाओ किंग थकी हुई है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो अगली बार वह तुम्हारे साथ नहीं खेलेगी। यह सुनकर छोटी बच्ची का मनोबल तुरंत गिर गया और वह अनिच्छा से अपना कोट पहनकर क्यूई युन के साथ जाने लगी। घर लौटने पर क्यूई युन उसे नहलाने ही वाली थी, लेकिन उसने गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया और जानबूझकर सहयोग करने से इनकार कर दिया। उसने धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा, पापा बहुत बुरे इंसान हैं, मुझे बिल्कुल नहीं समझते। ची युन ने बेबसी से हंसते हुए धीरे से उसे समझाया, नुआनुआन, देखो काफी देर हो गई है और बहन शियाओ किंग को भी आराम करने की जरूरत है। पापा वादा करते हैं कुछ दिनों में हम बहन शियाओ किंग को मनोरंजन पार्क में बुलाएंगे, ठीक है?
ये शब्द सुनकर छोटी बच्ची की आंखें चमक उठीं, लेकिन फिर भी उसने गर्व से भरी आवाज में कहा, तुम मुझसे झूठ मत बोलना, कसम से, और अपनी छोटी उंगली आगे बढ़ा दी। क्यूई युन ने मुस्कुराते हुए अपनी छोटी उंगली आगे बढ़ाई और उससे छोटी उंगली से वादा किया, जिससे छोटी बच्ची आखिरकार सहयोग करने के लिए तैयार हो गई। अपनी बेटी को नहलाने और उसके बालों को ब्लो ड्रायर से सुखाने के बाद दिन भर खेलने से थकी हुई छोटी बच्ची जल्द ही क्यूई युन के सहारे झुककर सो गई। ची युन ने समय देखा, 10 बज चुके थे और वह टीवी देखने ही वाला था कि अचानक फोन की घंटी बज उठी। उसने अपना फोन निकाला और देखा कि शी फेंग का फोन आ रहा है। अरे भाई, तुम्हारा वो हनीकॉम्ब ब्रेसलेट लाइव स्ट्रीम में बिक गया। इतनी जल्दी? क्यूई युन यह खबर सुनकर थोड़ा हैरान रह गया। सिर्फ आधे दिन में बिक गया? जी हाँ, खरीदार मेरे एक दोस्त का पुराना ग्राहक है, वो भी इसी शहर का रहने वाला है। हमने कल सौदे के लिए मिलने का इंतजाम कर लिया है। दूसरी तरफ शी फेंग उत्साहित लग रहा था और उसे चिढ़ाते हुए कह रहा था, अंदाजा लगाओ कितने में बिका? कितना? 180,000। 180,000 की संख्या सुनकर क्यूई युन ने गहरी सांस ली। उनका आश्चर्य राशि को लेकर नहीं, बल्कि प्राचीन वस्तुओं के व्यापार में होने वाले अत्यधिक मुनाफे को लेकर था। शी फेंग केवल 60,000 का भुगतान करने को तैयार था। सिस्टम की कीमत 1 लाख से कम नहीं थी और अब यह 180,000 में बिक गया। सही व्यक्ति को ढूंढने पर ही सब कुछ निर्भर करता है। जब आप किसी ऐसे धनी व्यक्ति से मिलते हैं जिसे वह वस्तु पसंद आ गई हो, तो उसकी बिक्री कीमत वस्तु के बाजार मूल्य से कई गुना अधिक हो सकती है। 180,000 की कीमत पर क्यूई युन को पहले से तय लाभ साझाकरण अनुपात के आधार पर 153,000 मिल सकते थे, जो उम्मीद से 50,000 से अधिक थे, और शी फेंग को 9,000 का कमीशन मिल सकता था। मैं कल लेन देन पूरा होने के बाद आपको फोन करूंगा और आपके द्वारा पिछली बार इस्तेमाल किए गए खाते में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है। फोन रखने के बाद क्यूई युन ने भी गर्म पानी से स्नान किया, क्योंकि आज कई जगहों पर साइकिल चलाने के बाद उसे थोड़ी ठंड लग रही थी। नहाने के बाद वह सोफे पर लेट गया और जल्द ही गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह क्यूई युन नींद से जागा। उसे थोड़ा सिर भारी लग रहा था। छोटी बच्ची उसकी छाती पर लेटी हुई थी और धीरे से पुकार रही थी, पापा, मुझे भूख लगी है। ची युन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और छोटी बच्ची के सिर पर धीरे से थपथपाते हुए कहा, ठीक है, पापा नुनवान के लिए कुछ खाने को बनाएंगे। छोटी बच्ची में बचपन से ही खाने पीने को लेकर नखरे न करने का अच्छा गुण था। वह जो कुछ भी बनता था खा लेती थी, जिससे क्यूई युन पर काफी दबाव कम हो जाता था, क्योंकि वह खाना बनाने में माहिर नहीं थी। कुछ ही देर में गर्मागर्म उबले हुए अंडे के नूडल्स का एक बर्तन तैयार हो गया। ची युन ने सलाद में अतिरिक्त सलाद पत्ता डालना सुनिश्चित किया और छोटी बच्ची ने उसे बड़े चाव से खाया। खाना खाने के बाद उसने बर्तन साफ किए और जल्दी से सर्दी की दवा ली। उसे अपनी सर्दी की ज्यादा चिंता नहीं थी, बल्कि इस बात की चिंता थी कि कहीं वह अपनी बेटी को सर्दी न फैला दे, जो कि एक समस्या हो सकती थी। पापा, क्या आप बीमार हैं? अपने पापा को दवा लेते देख छोटी बच्ची उनके पास गई और उनके कपड़े खींचने लगी। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। क्यूई युन ने पानी का प्याला नीचे रख दिया और मुस्कुराते हुए उसके छोटे से सिर पर थपथपाते हुए कहा, पापा ठीक हैं, बस जुकाम है, दवा लेने के बाद ठीक हो जाएगा। तभी उस छोटी बच्ची को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने उसे सोफे पर बिठाया और मीठी आवाज में कहा, पापा, आपको थोड़ा और आराम करने की जरूरत है, ठीक है? क्यूई युन ने सिर हिलाया। उसकी आंखें अनजाने में नम हो गईं। पिछले 2 वर्षों में उन्होंने छोटी बड़ी हर बीमारी का बोझ अकेले ही उठाया था। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अब अपने नन्हे बच्चे को अपने पास पाकर यह चिंता उनके मन में एक अलग ही गर्माहट भर देती है। कुछ देर लेटने और थोड़ा होश में आने के बाद उसने आखिरकार सिस्टम पैनल को चालू किया। आज की जानकारी। वाइट, कल रात क्यू जियाहाओ को अपने पिता क्यू युआनशान के सामान की छंटाई करते समय मध्य किंग राजवंश की एक चीनी मिट्टी की वस्तु मिली, जिसकी कीमत 60,000 से कम नहीं है। उनके दोस्त ने उन्हें 20,000 की पेशकश की और वे आज दोपहर लेन देन पूरा करेंगे। यह जानकारी देखकर क्यूई युन मन ही मन चिढ़ गया। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, क्यूई जियाहाओ वास्तव में एक खर्चीला व्यक्ति था। यह दोस्त भी सचमुच बहुत निर्दयी है। 60,000 रुपए की वस्तु के लिए 20,000 रुपए की पेशकश कर रहा है। समय को देखते हुए, जो कि पहले ही 10:30 बज चुका था, अगर उसे कोई सौदा हासिल करना था तो उसे जल्दी कार्रवाई करनी होगी। लेकिन जब उसने अपनी बेटी की ओर मुड़कर देखा तो वह क्षण भर के लिए असमंजस में पड़ गया। उसे झाओकिंग को दोबारा परेशान करने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। काफी सोच विचार करने के बाद उसने लिटिल येलो हेयर को नुनवान की देखभाल में मदद करने के लिए बुलाया। छोटे पीले बालों वाले व्यक्ति ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए मांग की कि क्यूई युन उसे वेई शियाओकिन के घर भोजन पर ले जाएं। त्यागपूर्वक क्यूई युन सहमत हो गए और वेई योंग भी पिछले कुछ दिनों से उनसे मिलने आने का आग्रह कर रहे थे। सौदा तय होते ही लिटिल येलो हेयर आधे घंटे से भी कम समय में दरवाजे पर दस्तक देते हुए तुरंत पहुंच गई।
अपनी बेटी के आराम से बैठ जाने के बाद क्यूई युन ने अपना कोट पहना और चला गया। आज उन्हें हल्की सर्दी थी, इसलिए उन्होंने बाइक चलाने के बजाय टैक्सी ली। वह क्यू जियाहाओ के रहने की जगह जानता था, एक पॉश इलाका जहां से उसने पहले नुनवान को उठाया था। वहां पहुंचने पर वह सीधे दरवाजे पर नहीं गया, बल्कि संपत्ति कार्यालय में जाकर दूसरे व्यक्ति का फोन नंबर पूछा। जहां तक सीधे ऊपर न जाने की बात है, तो स्वाभाविक रूप से इसका कारण यह था कि वह शेन वांटिंग को दोबारा नहीं देखना चाहता था। हालांकि उसका और क्यू जियाहाओ का आधिकारिक तौर पर तलाक हो चुका था, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि अब घर में कौन रहता है। अपनी बेटी की कस्टडी वापस मिलने के बाद क्यू युन का उससे कोई वास्ता नहीं रहा। अध्याय 49 क्यू जियाहाओ वास्तविकता को जन्म देता है। अध्याय 49 क्यू जियाहाओ वास्तविकता को जन्म देता है। क्यू जियाहाओ का फोन नंबर मिलने के बाद कि युन बस्ती के प्रवेश द्वार पर स्थित कैफे में गई और बैठ गई। फिर उसने नंबर डायल किया। कुछ देर की घंटी बजने के बाद आखिरकार कॉल कनेक्ट हो गई और दूसरी तरफ से क्यू जियाहाओ की आवाज आई, बोलो कौन बोल रहा है? क्यूई युन। यह सुनकर कि क्यूई युन का फोन है, क्यूई जियाहाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर लंबे विराम के बाद उलझन में पूछा, तुम मुझे क्यों फोन कर रही हो? मैं आपके समुदाय के प्रवेश द्वार पर स्थित कैफे में हूँ। अपनी सिरेमिक कलाकृति बाहर ले आइए, चलिए थोड़ी बातचीत करते हैं। ची युन ने अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से बताया। इससे क्यू जियाहाओ और भी ज्यादा हैरान हो गई। आपको कैसे पता चला कि मेरे पास मिट्टी का बर्तन है? मुझे कैसे पता चला, इसकी चिंता मत करो। मैं तुम्हारे दोस्त से कहीं ज्यादा कीमत दूंगा। अगर बेचना चाहते हो तो आ जाओ, नहीं तो भूल जाओ। मैं 20 मिनट तक यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्यूई युन के बोलने के बाद उसने दूसरे पक्ष को और कुछ कहने का मौका दिए बिना फोन काट दिया। ची युन के थोड़े आक्रामक लहजे को सुनकर क्यू जियाहाओ को थोड़ी झुंझलाहट महसूस हुई। अब उसके पास पैसों की बहुत कमी थी। शेन वांटिंग के साथ तलाक का समझौता करने के बाद हालांकि उसने यह अपार्टमेंट अपने पास रखा, लेकिन उसने अपनी 1 लाख से अधिक की बचत उसे दे दी। इसके अलावा जब उसकी माँ उसके पोते को अपने साथ ले गई तो उसने सीधे तौर पर उसकी आर्थिक सहायता बंद कर दी और उसे भविष्य में खुद का भरण पोषण करने के लिए कहा। इसलिए सिरेमिक की यह कलाकृति मिलने के बाद वह इसकी तस्वीर खींचने और इसे अपने एक घनिष्ठ मित्र को भेजने के लिए उत्सुक हो गया, जो कई वर्षों से प्राचीन वस्तुओं के संग्रह में गहराई से शामिल था। दोस्त ने उसे बताया कि यह चीन गणराज्य की प्रतिकृति है, लेकिन कारीगरी अच्छी है। एहसान के तौर पर वह इसे अपने संग्रह में शामिल करने के लिए 20,000 में खरीदने को तैयार था और उन्होंने दोपहर में लेन देन करने पर सहमति भी बना ली थी। लेकिन जब उसने क्यूई युन को यह कहते सुना कि वह अपने दोस्त से अधिक कीमत दे सकता है, तो वह एक बार फिर थोड़ा ललचा गया। आखिरकार अब उसकी परिस्थिति अलग है। अगर उसके पिता क्यू युआनशान के साथ हुई उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से पहले की बात होती, तो क्यू युन चाहे कितना भी प्रस्ताव रखता, वह उस पर विचार भी नहीं करता। जब युवा स्वामी क्यू ने किसी मित्र से वादा किया हो, तो भला वह इतनी आसानी से अपने वादे से कैसे मुकर सकता है? जल्दी से हिसाब लगाने के बाद क्यू जियाहाओ ने अपनी जैकेट पहनी, नीले और सफेद कमल के पैटर्न वाली प्लेट उठाई और बाहर चला गया। वह सामुदायिक प्रवेश द्वार पर स्थित कैफे की ओर तेजी से बढ़ा और उसने तुरंत क्यूई युन को कोने में बैठे देखा। फिर वह फुर्ती से चलकर आया, नीले और सफेद कमल के पैटर्न वाली प्लेट का डिब्बा मेज पर भारी ढंग से रखा और बैठ गया। उसके चेहरे पर स्पष्ट असंतोष दिखाई दे रहा था। आपको ऐसी कीमत बतानी होगी जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं। ची युन ने बिना कुछ बोले उसकी ओर देखा और सबसे पहले डिब्बे को खोलकर उसकी जांच की। इस मूर्ख को तो चीजों को हल्के से रखना भी नहीं आता, उसे अंदर के सिरेमिक के टूटने की भी चिंता नहीं है। बॉक्स के अंदर एक नीले और सफेद रंग की कमल के पैटर्न वाली प्लेट थी, जिस पर चमकदार ग्लेस, स्थिर नीला और सफेद रंग, जटिल रूप से चित्रित कमल का पैटर्न और प्राकृतिक रूप से घुमावदार पत्तियां थीं। तल पर उजागर हुई मिट्टी में लाल पत्थर जैसी आभा दिखाई दे रही थी, जिस पर 6 अक्षरों की मुहर लगी थी, जिस पर लिखा था, महान किंग राजवंश के कियानलॉन्ग काल में निर्मित। अच्छी तरह से जांच करने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि यह सही सलामत है, क्यूई युन ने इसे वापस डिब्बे में रख दिया। मैं तुम्हें 25,000 दूंगा। लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो। यह कीमत सुनकर क्यू जियाहाओ ने भौहें चढ़ा ली और तिरस्कारपूर्ण मुद्रा अपनाते हुए कहा, 25,000? तुम सपने देख रहे होगे। यह कहने के बाद उसने मेज पर रखे डिब्बे की ओर हाथ बढ़ाया और उठने और जाने का नाटक किया। उसके मन में यह बात थी कि चूंकि क्यूई युन उसका सामान खरीदना चाहता है, इसलिए अगर वह जाने लगेगा तो क्यूई युन उसे आगे की चर्चा के लिए जरूर रोक लेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी अतिरंजित प्रस्तुति को धूर्त ची युन ने बहुत पहले ही भांप लिया था। ची युन ने अपनी कॉफी उठाई और एक घूंट लिया, फिर खिड़की से बाहर देखने लगा, मानो उसका रुकने या उसे अपने पास रखने का कोई इरादा न हो। क्यू जियाहाओ अभी उठा ही था कि उसकी हरकतें रुक गईं। वह थोड़ा बेचैन महसूस कर रहा था और उसकी आंखें झपकने लगीं।
पहले तो वह निश्चित रूप से यह सोचते हुए चला जाता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अवहेलना करने की? मुझे तुमसे आगे बात क्यों करनी चाहिए? लेकिन अब आखिरकार ये 5,000 अतिरिक्त हैं। आंतरिक संघर्ष के बाद अंततः उन्होंने वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। आह, मुझे पैसे दिखाओ। क्यू जियाहाओ ने आह भरी और डिब्बा वापस की युन की ओर धकेल दिया, फिर अपना फोन निकाला और भुगतान कोड दिखाया। क्यूई युन ने उसका मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि भावहीन होकर अपना फोन निकाला और उसे 25,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। जैसे ही क्यू जियाहाओ को पैसे मिले, वह एक पल भी रुकना नहीं चाहता था और बिना कुछ कहे चला गया। क्यूई युन ने उसके जाते हुए रूप को देखा और हल्के से अपना सिर हिलाया। उसने नीले और सफेद कमल के पैटर्न वाली प्लेट वाले डिब्बे को सावधानी पूर्वक अपने बैग में रखा और फिर मेज से उठकर चला गया। आधे घंटे बाद उसकी आकृति एंटीक स्ट्रीट पर स्थित कियूए पैविलियन के प्रवेश द्वार पर दिखाई दी। दुकान के अंदर शी फेंग आराम से चाय की चुस्कियां ले रहा था। क्यूई युन को अंदर आते देख वह आश्चर्यचकित रह गया। अरे, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्यूई युन मुस्कुराते हुए एक कुर्सी पर बैठ गई और मजाक में बोली, तुमने अभी तक मुझे पैसे नहीं भेजे हैं, इसलिए मैं यह देखने आई हूँ कि तुम भाग तो नहीं गए। शी फेंग स्वाभाविक रूप से समझ गया कि यह एक मजाक था। उसने उसे एक कप गर्म चाय दी और दिल खोलकर हंसा। जल्दी मत करो, खरीदार अभी तक नहीं आया है। यह कहते हुए उन्होंने अपनी छाती पर टंगी जेब घड़ी पर नजर डाली और कहा, लेकिन वे जल्द ही यहाँ पहुँच जाएंगे। शी युन ने चाय की एक घूंट ली और जैसे ही उसने अपनी जेब से चीनी मिट्टी के बर्तन वाला डिब्बा निकाला, उसने कहा, जल्दी मत करो, पहले देखते हैं कि यह वस्तु कैसी है। शी फेंग की नजर क्यूई युन द्वारा निकाले गए डिब्बे पर पड़ी। उसने उत्सुकता दिखाते हुए अपनी चाय का कप नीचे रखा और झुककर पूछा, हम इस बार तुम्हारे पास कौन सा खजाना है? खुद ही देख लो। क्यूई युन ने उसके सामने रखे बक्से को धकेल दिया। शी फेंग ने डिब्बा उठाया, उसे धीरे से खोला और उसमें से नीले और सफेद कमल के पैटर्न वाली प्लेट निकाली। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने ध्यान से प्लेट उठाकर उसकी बारीकी से जांच की। हे भगवान, यह तो मध्य किंग राजवंश की नीले और सफेद कमल के पैटर्न वाली थाली है। शी फेंग ने कुछ बारीकियों को देखने के लिए आवर्धक लेंस का उपयोग करते हुए कहा, ये पैटर्न, ये ग्लेज अद्भुत हैं। कुछ देर बाद शी फेंग ने आवर्धक लेंस नीचे रख दिया। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। भाई, आपको ये खजाने हर दिन कहाँ से मिलते हैं? क्या मैंने तुम्हें पिछली बार नहीं बताया था? मैं कबाड़ इकट्ठा करने वाला हूँ, इसलिए कुछ अनमोल चीजें मिल जाना स्वाभाविक है। शी युन हंस पड़ी। शी फेंग को लगा कि वह मजाक कर रहा है। उसने अपनी आंखें घुमाई और बनावटी झुंझलाहट के साथ जवाब दिया, अगली बार जब तुम कबाड़ इकट्ठा करो तो क्या तुम अपने साथ एक भाई को ले जा सकते हो? मैं भी कुछ ऐसा ही उठाना चाहता हूँ। जब वे दोनों बात कर रहे थे, तभी एक पुरुष और एक महिला सहित 2 और लोग दुकान में दाखिल हुए। उस व्यक्ति ने सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहन रखा था। वह सौम्य दिख रहा था। उसके गले में मोतियों की एक माला थी जिसे क्यूई युन पहचान नहीं पाई और उसके हाथ में एक कंगन था। 30 वर्ष की आयु की उस महिला ने बेहद खूबसूरत मेकअप किया हुआ था और वह बड़े ही सलीके से चल रही थी। हालांकि उसने एक ढीला, लंबा ट्रेंच कोट पहना हुआ था, फिर भी आप उस कोट से ढके हुए उसके आकर्षक शरीर को धुंधला सा देख सकते थे। जब शी फेंग ने आगंतुकों को देखा तो वह तुरंत मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। श्रीमान दाई, मैं अभी आपके बारे में ही सोच रहा था। कृपया अंदर आइए, अंदर आ जाइए। श्री दाई नाम के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और कहा, मुझे चिढ़ाओ मत, मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। ये हैं मिस वांग, जिन्होंने कल रात हनीकॉम्ब ब्रेसलेट खरीदा था। मिस वांग पुरातन वस्तुओं की दुनिया की विशेषज्ञ हैं, जिनके पास विभिन्न संग्रहणीय वस्तुओं का गहरा ज्ञान और अनूठी अंतर्दृष्टि है। शी फेंग समझ गया कि इसका मतलब यह था कि उस महिला के पास पैसों की कमी नहीं थी और वह हर तरह के खजानों में दिलचस्पी रखती थी, बशर्ते वे उसकी नजरों को भा जाएं। उसने जल्दी से मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, नमस्कार मिस वांग, आपका स्वागत है। अरे, आप हैं बड़े भाई। शी फेंग के शब्दों को मिस वांग की आश्चर्य भरी आवाज ने बीच में ही रोक दिया। अध्याय 50, क्या आप सचमुच कबाड़ इकट्ठा करते हैं? अध्याय 50, क्या आप सचमुच कबाड़ इकट्ठा करते हैं? ची युन भी थोड़ा हैरान था। अपने सामने खड़ी महिला को देखकर उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ मिलेगी। शी फेंग द्वारा उल्लेखित मिस वांग कोई और नहीं बल्कि वांग फी थी, वही युवती जिसका कुत्ता पहले लापता हो गया था, जिसने अपने ससुर दादाली को 10,000 युआन मूल्य का पेन वॉश और 80,000 युआन मूल्य के टिकटें कबाड़ के रूप में बेची थीं। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपसे यहाँ मुलाकात होगी, क्यूई युन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शी फेंग आश्चर्य से पीछे मुड़ा और बोला, तुम एक दूसरे को जानते हो? क्यूई युन ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने पहले सुश्री वांग के घर से कुछ कबाड़ इकट्ठा किया था। यह सुनकर शी फेंग का चेहरा और भी ज्यादा भावपूर्ण हो गया। उसने अपनी तिरछी आंखों को चौड़ा करने की कोशिश की, वांग फी को देखा, फिर क्यूई युन को देखा और होठों को चटकाते हुए कहा,
तुम सच में कबाड़ इकट्ठा करते हो? क्यूई युन ने गंभीर चेहरे के साथ शांत भाव से कहा, हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। शी फेंग को अब भी कुछ हद तक यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इस पर और विचार नहीं किया। उन्होंने कुर्सियां मंगवाईं और वांग फी और क्यूई युन को बैठने के लिए आमंत्रित किया, फिर गर्म चाय परोसी। आंखों के कोनों पर हल्की झुर्रियों और नाखूंठ के बीच उभरती सिलवटों के बावजूद वांग फी में एक अनोखा परिपक्व आकर्षण था जो किसी को ऐसा महसूस कराता था मानो वसंत की हवा में नहाया हुआ हो। बैठने के बाद उसने हल्के से अपने होठों के कोने को ढक लिया, जिससे एक सौम्य मुस्कान प्रकट हुई। भाई, आप यहाँ क्यों आए हैं? ओह, मुझे बॉस शी को एक छोटी सी चीज दिखानी है। ची युन ने कुछ भी नहीं छिपाया। वांग फी की नजर स्वाभाविक रूप से मेज पर रखे ब्रोकेड बॉक्स पर पड़ी और वह उत्सुकता से सोचने लगी, यह कौन सी छोटी सी वस्तु है? क्या मैं इसे देख सकती हूँ? क्यूई युन को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने शी फेंग की ओर देखा, उसे सिर हिलाते हुए देखा और उसे आमंत्रित करने का इशारा किया। वांग फी ने धीरे से ब्रोकेड बॉक्स खोला। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने नीले और सफेद कमल के पैटर्न वाली प्लेट को हाथ में लेकर संक्षिप्त रूप से देखा और उसे पहचान लिया। वाह, यह नीले और सफेद कमल के पैटर्न वाली नंबर प्लेट काफी अच्छी लग रही है। उसकी बातें सुनकर क्यूई युन और शी फेंग ने उसकी ओर देखे बिना नहीं रह सके। वे इस बात से आश्चर्यचकित थे कि यह महिला वास्तव में कितनी ज्ञानी है। श्रीमती वांग की नजर बहुत तेज है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मिट्टी के बर्तनों को इतनी अच्छी तरह समझती होंगी। शी फेंग ने समय रहते उनकी प्रशंसा की। वांग फी ने प्लेट को धीरे से नीचे रखा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी और उसने कहा, बॉस शी, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। मुझे बस इन प्राचीन कलाकृतियों पर शोध करना अच्छा लगता है और मुझे मिट्टी के बर्तनों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। पास ही खड़े श्रीदाई ने भी मुस्कुराते हुए उनकी प्रशंसा की और कहा, सुश्री वांग, आप बहुत ही विनम्र हैं। पुरातन वस्तुओं की सराहना करने की आपकी समझ काफी अनूठी है और इस क्षेत्र में इसकी काफी प्रतिष्ठा है। इस नीले और सफेद कमल के पैटर्न वाली प्लेट को ही ले लीजिए। ज्यादातर लोग इसे पहली नजर में पहचान नहीं पाते। वे सभी अनुभवी और सामाजिक बातचीत में माहिर थे। वांग फी को ज्यादा बुरा नहीं लगा। उसने शी फेंग की ओर मुड़कर पूछा, बॉस शी, मुझे पूछने के लिए क्षमा करें, क्या आप दोनों इस नीले और सफेद कमल के पैटर्न वाली प्लेट पर सहमत हो गए हैं? मुझे यह बहुत पसंद है। यह सुनकर शी फेंग की पलकें थोड़ी झपक गईं। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभी नहीं, मैंने अभी अभी देखा है। फिलहाल यह भाई क्यूई के पास ही है। मिस वांग, अगर आप चाहें तो सीधे भाई क्यूई से बातचीत कर लें। हालांकि उन्हें वास्तव में नीले और सफेद कमल के पैटर्न वाली यह प्लेट पसंद थी और इससे उन्हें थोड़ा मुनाफा भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने एक धनी संग्राहक के साथ सद्भावना बनाना बेहतर समझा। 20 वर्षों से अधिक समय तक एंटीक स्ट्रीट पर अपनी पहचान बना लेने के बाद वह दूरदर्शी थे। वह यह समझ सकते थे कि उनके सर्वोत्तम हित में क्या है। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, बॉस शी। वांग फी ने हल्की मुस्कान बिखेरी और फिर क्यूई युन की ओर मुड़कर धीरे से कहा, भाई क्यूई, मुझे यह प्लेट बहुत पसंद आई। क्या आप इसे मुझे बेच देंगे? ची युन ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल। उसके लिए यह मायने नहीं रखता था कि वह इसे किसे बेचता है, बस उन्हें पर्याप्त कीमत मिलनी चाहिए। धन्यवाद भाई क्यूई, आप इसे कितने में बेचने का इरादा रखते हैं? मिस वांग, अगर आप चाहें तो मैं इसे 60,000 युआन में बेच दूंगी। कीमत सुनकर वांग फी के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और उसने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, कोई बात नहीं, 60,000 युआन ही ठीक है। फिर उसने अपने खूबसूरत शनेल हैंडबैग से अपना फोन निकाला और बोली, भाई क्यूई, मुझे अपना बैंक खाता नंबर दीजिए, मैं अभी पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। उसकी दृढ़ता को देखकर क्यूई युन इस महिला की क्षमता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर सोचता है तो उसे याद आता है कि जब वह दादाली के घर कबाड़ इकट्ठा करने गया था तब उसने पहले ही वहां की सादगीपूर्ण विलासिता को देख लिया था। इसके बाद उन्होंने विशेष रूप से ऑनलाइन जांच की, यहाँ तक कि केवल उस ब्लैक रोजवुड स्क्रीन की कीमत भी लगभग 7 अंकों में थी। एक दूसरे के साथ वीचैट पर बातचीत करने के बाद क्यूई युन ने अपना बैंक खाता नंबर भेजा और जल्द ही उसे 60,000 युआन जमा होने की पुष्टि करने वाला संदेश प्राप्त हुआ। शी फेंग ने कुशलतापूर्वक दोनों के लिए समझौता तैयार किया और दोनों के हस्ताक्षर करने के बाद लेनदेन पूरा हो गया। वांग फी ने नीले और सफेद कमल के पैटर्न वाली प्लेट वाला ब्रोकेड बॉक्स अपने बैग में रखा। क्यूई युन को एक बार फिर धन्यवाद दिया और फिर श्री दाई की ओर मुड़कर कहा, चलिए अब उस कंगन को देखते हैं। श्री दाई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अपने बैग से एक जकूजी का डिब्बा निकालकर मेज पर रख दिया। श्रीमती वांग, कृपया इसे देखें। श्री दाई व्यापार में काफी चतुर थे। उन्होंने सौदे में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जानबूझकर शी फेंग की दुकान को स्थान के रूप में चुना था। इस तरह दोनों पक्षों के बीच कोई संदेह नहीं रहा और शी फेंग विक्रेता को अपनी बात समझा सका। वांग फी ने धीरे से डिब्बा खोला, हनीकॉम्ब ब्रेसलेट उठाया, ध्यान से उसकी जांच की और संतुष्टि जताए बिना नहीं रह सकी। इस कंगन की गुणवत्ता वाकई बहुत अच्छी है, कोई समस्या नहीं है।
उसने कंगन वापस रखते हुए श्री दाई की ओर देखते हुए कहा, क्या मैं पैसे पुराने खाते में ट्रांसफर कर दूं? श्री दाई मुस्कुराए और शी फेंग की ओर इशारा करते हुए बोले, इसे उसे सौंप दीजिए, यह वस्तु उसके ग्राहक की है। इसके बाद शी फेंग ने ची युन की ओर इशारा करते हुए दिल खोलकर हंसते हुए कहा, सुश्री वांग, आपको इसे सीधे भाई ची को सौंप देना चाहिए, यह मधुकोष कंगन उन्हीं का है। वांग फी थोड़ी अचंभित और थोड़ी हैरान थी जब उसने क्यूई युन को देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव झलक रहा था। उसने हमेशा यही सोचा था कि क्यूई युन की असली पहचान सिर्फ एक कबाड़ इकट्ठा करने वाला है, क्योंकि पहली मुलाकात के दौरान उसने सादे कपड़े पहने थे और वास्तव में पिछली बार जब वह उसके घर गया था तो वह कबाड़ इकट्ठा कर रहा था। लेकिन ऐसा कौन सा कबाड़ इकट्ठा करने वाला होगा जो एक के बाद एक दो मूल्यवान प्राचीन वस्तुएं पेश करेगा? इससे उसके मन में क्यूई युन की पहचान के बारे में थोड़ी जिज्ञासा पैदा होने लगी। वांग फी ने शरारती अंदाज में चिढ़ाते हुए कहा, भाई क्यूई, आपका कारोबार काफी व्यापक लगता है, क्या मुझे इसे पहले वाले खाते में ही स्थानांतरित कर देना चाहिए? क्यूई युन ने शांत भाव से सिर हिलाया, यह ठीक है। शी फेंग ने 2 नए बिक्री समझौते निकाले और हस्ताक्षर करने के बाद वांग फी ने सामान समेटा और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। श्री दाई ने भी क्यूई युन से अपना कमीशन प्राप्त करने के बाद प्रस्थान किया। अब दुकान में केवल शी फेंग और क्यूई युन ही बचे थे। शी फेंग ने उत्सुकता से क्यूई युन की ओर देखा और पूछा, भाई, यह मिस वांग किस तरह की इंसान है? क्यूई युन के जवाब देने से पहले ही उसके फोन पर वांग फी का एक संदेश आया जो अभी अभी वहां से निकला था। भाई क्यूई, अगर भविष्य में आपके पास बेचने के लिए ऐसे अच्छे सामान हो तो बेझिझक मुझसे सीधे संपर्क करें। ची युन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह महिला काफी चतुर थी। उसने दूसरों के सामने इस बात का जिक्र न करके बाद में मैसेज करना बेहतर समझा। उसके सीधे सादे व्यवहार को देखते हुए क्यूई युन को लगा कि उनके बीच कुछ आत्मीयता है और वह भविष्य में अच्छी वस्तुओं के लेन देन में उसे प्राथमिकता देगा। अध्याय 51 सिस्टम अपग्रेड। अध्याय 51 सिस्टम अपग्रेड। मैं उसे अच्छी तरह से नहीं जानती, उससे सिर्फ 2 बार मिली हूँ, क्यूई युन ने सच्चाई से स्वीकार किया। लेकिन शी फेंग को इस पर यकीन नहीं हुआ। उसने मान लिया कि क्यूई युन और कुछ बताना नहीं चाहेगी, इसलिए उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और आगे कुछ नहीं पूछा। आज उन्होंने एक ही बार में 213,000 RMB कमाए, जो उनके खाते में पहले से मौजूद 36,000 में जुड़ गए, जिससे क्यूई युन के पास अब लगभग 250,000 RMB हो गए। क्रेडिट कार्ड पर 150,000 की मूल राशि चुकाने के बाद भी 1 लाख शेष बचेंगे। 1 महीने से भी कम समय में उनका जीवन पूरी तरह बदल गया था। एक समय वह बिल्कुल कंगाल था और उस पर हजारों डॉलर का कर्ज था, लेकिन अब वह अपना कर्ज चुका सकता था और उसके पास रहने के लिए एक घर भी था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनकी बेटी उनके पास लौट आई थी। उफ! पुरातन वस्तुओं की दुकान से बाहर निकलते हुए क्यूई युन ने एक लंबी सांस ली, यह महसूस करते हुए कि सब कुछ सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। वह टैक्सी से घर वापस आया और अंदर जाने से पहले ही उसे अपनी बेटी की खुशी भरी हंसी सुनाई देने लगी। अंदर छोटा हुआंग माओ नुनवान के साथ शतरंज खेल रहा था। सच कहें तो यह लड़का बच्चों का मनोरंजन करने में काफी माहिर था। पापा! ची युन के आने की आहट सुनकर छोटी बच्ची एक प्रसन्न पक्षी की तरह दौड़कर ची युन की बाहों में कूद पड़ी। क्यूई युन ने उसे गोद में उठाया, उसके गोलमटोल छोटे चेहरे को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें भूख लगी है? पापा तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खिलाने के लिए बाहर ले जाएंगे। छोटी बच्ची ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं बड़े बड़े चिकन लेग पीस खाना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, क्यूई युन ने अपना कोट पहनते हुए लिटिल हुआंग माओ की ओर मुड़ते हुए कहा, चलो चलते हैं, क्या तुम वेई शियाओकिन के घर नहीं जा रही हो? यह सुनकर नन्हा हुआंग माओ खिलखिलाकर मुस्कुरा उठा। वे तीनों रिहायशी इलाके से निकल गए। क्यूई युन ने सुपरमार्केट से कुछ ताजे फल खरीदे और फिर टैक्सी लेकर सीधे वेई योंग के घर चली गई। वेई योंग की बात करें तो नव वर्ष के अवसर पर आने के बारे में सुबह क्यूई युन का फोन मिलने के बाद वह और उनकी पत्नी ढेर सारी सामग्री खरीदने के लिए बाजार गए और दोपहर का भोजन जल्दी तैयार कर लिया। जब तक क्यूई युन और अन्य लोग घर में दाखिल हुए तब तक मेज तरह तरह के व्यंजनों से भरी हुई थी। भेड़ की टांग, गोमांस की हड्डियां, चिकन की बड़ी प्लेट, घोड़े का मांस। पिछली बार जब क्यूई युन आए थे उससे भी कहीं अधिक शानदार। मैं बस यही पूछने वाला था कि तुम कब आओगे। मेज पर आ जाओ, हम तुम्हारे खाने का इंतजार कर रहे हैं। वे योंग ने उत्साहपूर्वक उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित किया, जबकि उसकी भाभी एक चमकदार मुस्कान के साथ नुनवान को चिढ़ाने के लिए आगे बढ़ी। वे योंग की पत्नी ने भी रसोई से अपना सिर बाहर निकाला और पुकारा, क्या क्यूई युन यहाँ है? आओ बैठो और खाना खाओ, मैं बस यहाँ आखिरी व्यंजन खत्म कर रही हूँ। भाभी, आपने इतना सारा खाना बनाने में बहुत मेहनत की है, असुविधा के लिए क्षमा करें, क्यूई युन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कोई झंझट नहीं, खाना शुरू करो, खाना शुरू करो। वे योंग ने शराब की बोतल खोलते हुए कहा और क्यूई युन के लिए एक गिलास में शराब डाली।
ची युन ने उसे रोकने के लिए तुरंत अपना हाथ उठाया और कहा, बस थोड़ा सा, मुझे अभी भी अपनी बेटी का ख्याल रखना है। ठीक है, आज तुम्हारे लिए बस एक गिलास, हम किसी और दिन ठीक से पियेंगे। वेई योंग ने जिद नहीं की और छोटे हुआंग माओ की ओर मुड़कर पूछा, वांग बिन, क्या तुम भी पीना चाहोगे? छोटी हुआंग माओ ने उत्सुकता से एक खाली गिलास उठाया और उसे सौंप दिया, लेकिन क्यूई युन ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए वेई योंग को एक तरफ खींच लिया। नहीं, यह शराब बहुत तेज है। अगर यह बच्चा एक गिलास पी लेता है तो मुझे बाद में उसे उठाकर घर वापस ले जाना पड़ेगा। वेई योंग ने लिटिल हुआंग माओ को गौर से देखते हुए कहा, युवक, शराब को संभाल न पाना अच्छी बात नहीं है। छोटे हुआंग माओ ने एक अजीब सी मुस्कान दी और अपनी गर्दन सिकोड़ ली। खाना लगभग अंधेरा होने तक चलता रहा। लिटिल हुआंग माओ ने अपनी चॉपस्टिक जल्दी ही नीचे रख दी और सोफे पर बैठी वेई शियाओकिन से फुसफुसाकर बातें करने लगा। भाभी नुननुआन को चिढ़ाती रही ताकि छोटी बच्ची का स्नेह जीत सके। जाते समय क्यूई युन ने वेई शियाओकिन को एक लाल लिफाफा दिया जिसमें ज्यादा पैसे नहीं थे, सिर्फ 200 युआन थे। घर लौटते समय नुननुआन का कोट उतारते समय उसने उसकी जेब में एक लाल लिफाफा भी पाया। उसे खोलने पर उसे अंदर 2000 युआन मिले। क्यूई युन ने बेबसी से सिर हिलाया, वेई योंग सचमुच छोटी बच्ची आज खेलते खेलते थक गई होगी। नहाने के तुरंत बाद ही वह गहरी नींद में सो गई। क्यूई युन सोफे पर लेटने ही वाली थी कि अचानक फोन की घंटी बज उठी। उसने फोन उठाया और देखा कि लियू मेंग का फोन है। वह सोचने लगा कि आखिर इतनी देर रात को फोन करने की क्या वजह है। नमस्कार भाई मेंग। ओल्ड क्यूई, मेरे जीजाजी ने अभी फोन किया था। उनका मैनेजर लापता है और मेरे जीजाजी द्वारा उसे पैसे देने के अलावा कई अन्य लोगों ने भी उसे पैसे दिए हैं। यह सुनकर क्यूई युन थोड़ा चौंक गया। उस दिन लियू मेंग के घर पर जो कुछ भी हुआ था उसे सुनकर उसे कुछ गड़बड़ लगी थी और अब पता चला कि वह आदमी शायद भाग गया है। क्या आपके बहनोई ने आपसे 60,000 उधार लिए थे? अभी नहीं, वह बदमाश ली जी आज सुबह फिर पैसे मांगने आया था और मेरी पत्नी उसे पैसे देने के लिए तैयार थी। मैंने आपकी चेतावनी पर ध्यान दिया, सतर्क रहा और उसे कुछ दिन इंतजार करने और अधिक जानकारी जुटाने के लिए कहा। और फिर वह मैनेजर आज दोपहर गायब हो गया। अच्छा हुआ कि हमने आज सुबह उसे पैसे नहीं दिए, वरना वो 60,000 रुपए गायब हो जाते। मैंने आपको धन्यवाद देने के लिए फोन किया था। लियू मेंग की आवाज राहत से भरी हुई थी। 60,000 युआन उनके परिवार के लिए कोई छोटी रकम नहीं थी। साल भर की कड़ी मेहनत से भी शायद वे दोनों 60,000 युआन नहीं बचा पाते। ची युन ने आह भरी, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आपके जीजा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई? हाँ, उन्होंने ऐसा किया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। फिर पुलिस से खबर आने का इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। फोन रखने के बाद क्यूई युन ने लाचारी से अपना सिर हिलाया। युवा लोग त्वरित सफलता के लिए बहुत उत्सुक होते हैं और इसी वजह से वे आसानी से ठोकर खा जाते हैं। ऐसे मामलों में पकड़े जाने वालों को निश्चित रूप से परिणाम भुगतने पड़ेंगे और चूंकि उस व्यक्ति ने ऐसा करने की हिम्मत की है, इसलिए वह हताशा में डूब जाएगा। पकड़े जाने पर भी पैसा बरामद न हो सके। सौभाग्यवश लियू मेंग ने सलाह मानी और बड़े नुकसान से बच गया। समय धीरे धीरे बीतता गया और जल्द ही आधी रात हो गई और आज की जानकारी ताजा हो गई। क्यूई युन ने उत्सुकतापूर्वक पैनल को बुलाया। अगले ही पल उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं क्योंकि उसके सामने की स्क्रीन सामान्य से अलग तरह से बदल गई। दैनिक खुफिया प्रणाली को 20 दिनों के लिए सीमित कर दिया गया है और इसे LV2 में अपग्रेड कर दिया गया है। मेजबान क्यूई युन। सिस्टम स्तर 2, प्रतिदिन 2 खुफिया जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नीली खुफिया जानकारी प्राप्त होने की संभावना कम है। आज की खुफिया जानकारी 1, लाल डोंगफेंग बाजार के डू बिंग ने उच्च ब्याज वाले ऋणों का भुगतान नहीं किया और काशी ताशिकु काउंटी भाग गया है और कल बंदरगाह पर सीमा पार करने की तैयारी कर रहा है। आज की खुफिया जानकारी 2, व्हाइट न्यू डिस्ट्रिक्ट शुआनवू स्ट्रीट पर पूर्व से पश्चिम की ओर 500 मीटर की दूरी पर फुटपाथ के किनारे नाले में 26 ग्राम सोने की एक अंगूठी पड़ी है, जिस पर 1 सप्ताह से अधिक समय से किसी ने दावा नहीं किया है। वाह, सिस्टम लेवल 2 पर अपग्रेड हो गया। अब मुझे हर दिन 2 तरह की जानकारी मिल सकती है। इस खबर से ची युन निस्संदेह रोमांचित हो गया और उसे नीली जानकारी मिलने की भी थोड़ी संभावना थी। हालांकि वह नहीं जानता था कि नीली जानकारी क्या होती है, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि यह बहुत मूल्यवान चीज होगी। इसके अलावा अलर्ट 1 से मिली खुफिया जानकारी के अनुसार डोंगफेंग मार्केट से भागने वाले इस डूबिंग के बारे में क्यूई युन को संदेह था कि वह संभवतः लीजी का मैनेजर था। अगर यह आदमी कल सीमा पार करके भाग जाता है तो लीजी का पैसा पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। हालांकि वह लीजी के साथ बहुत करीबी रिश्ता नहीं रखता था, लेकिन लियू मेंग ने उसके लिए काफी प्रयास किए थे, इसलिए लियू मेंग की खातिर उसे इस बारे में सूचित करना चाहिए। हालांकि इसके लिए उसे एक तर्कसंगत बहाना ढूंढना होगा। शब्दों के बारे में सोचने के बाद क्यूई युन ने लियू मेंग का नंबर डायल किया।
अध्याय 52 अपनी बेटी को खेलने के लिए बाहर ले जाना। अध्याय 52 अपनी बेटी को खेलने के लिए बाहर ले जाना। भाई मिंग, क्या आपके बहनोई के मैनेजर का नाम डू बिंग नहीं है? हाँ, उसका नाम डू बिंग है। क्या चल रहा है? लियू मे ने उत्सुकता से पूछा। क्यूई युन ने गला साफ किया और एक कहानी गढ़ने लगा। वह आदमी सूदखोरों के कर्ज में बुरी तरह डूबा हुआ है और भाग चुका है। मैंने सुना है कि उसने किसी से कहा था कि काशी ताशिकु काउंटी में उसका एक दूर का रिश्तेदार है। मुझे याद है कि वह इलाका सीमा के काफी करीब है। हो सकता है वह वहीं से सीमा पार करे। मेरा सुझाव है कि आप अपने जीजाजी से पुलिस को सूचना दिलवाएं, लेकिन उन्हें यह मत बताना कि यह जानकारी मुझसे मिली है, समझ गए? लियू मिंग थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया, समझ गई, तुमने मुझे कभी फोन नहीं किया। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि क्यूई युन को यह जानकारी कहां से मिली। हर किसी के अपने रहस्य होते हैं, और उसने आगे कुछ नहीं पूछा। इसके अलावा उसे क्यूई युन पर भरोसा था। फोन रखने के बाद क्यूई युन चुपचाप बेडरूम में चला गया। उसने गहरी नींद में सो रही छोटी बच्ची को देखा और धीरे से दरवाजा बंद करके चुपचाप वहां से चला गया। फिर उसने एक जैकेट पहनी, अपने टूलबॉक्स में से एक तार और एक टॉर्च निकाली और बाहर चला गया। 20 मिनट बाद क्यूई युन अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार होकर शुआनवू स्ट्रीट पर दिखाई दिया। पूर्व से पश्चिम तक 500 मीटर, यही सही दूरी होनी चाहिए। क्यूई युन ने बाइक खड़ी की, आसपास का जायजा लिया और किसी को न देखकर टॉर्च चालू की और नाली का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करना शुरू कर दिया। जियांग प्रांत एक ऐसी जगह है जहां साल में मुश्किल से 2 बार बारिश होती है, इसलिए जल निकासी नाली काफी सूखी थी और उसमें न के बराबर या बिल्कुल भी गंध नहीं थी, बस बर्फ की एक पतली परत जमी हुई थी। उसकी निगाहें चारों ओर घूमती रहीं, कोई भी कोना नहीं छूटा। अंततः 10 मिनट से अधिक की खोज के बाद टॉर्च की रोशनी के घेरे में एक सुनहरी वस्तु दिखाई दी। ची युन का चेहरा चमक उठा और वह उत्सुकता से आगे की ओर झुक गया। उसने नाले में चुपचाप पड़ी हुई एक सोने की अंगूठी देखी, जिस पर थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई थी। तुरंत ही उसने अपनी जेब से पहले से तैयार एक तार निकाला, उसके एक सिरे को मोड़कर हुक बनाया, नाली में हाथ डाला और धीरे से अंगूठी को उसमें फंसा लिया। जब आखिरकार अंगूठी उसकी हथेली में आ गई, तभी उसके चेहरे पर मुस्कान आई। अभी जांच पड़ताल का समय नहीं था, इसलिए क्यूई युन ने अंगूठी को अपनी जैकेट की भीतरी जेब में रख लिया और फिर साइकिल से वापस चला गया। घर लौटने पर क्यूई युन ने यह सुनिश्चित किया कि छोटी बच्ची अभी भी गहरी नींद में सो रही है। उसके बाद वह अंगूठी को पानी से धोने के लिए रसोई में गई। अंगूठी का डिजाइन काफी पुराना था और उसका बैंड बड़ा था, संभवतः यह किसी पुरुष की अंगूठी थी। 26 ग्राम वजन और आज के पुनर्चक्रित सोने के 675 युआन के भाव के हिसाब से इसकी कीमत 17,000 युआन से अधिक हो सकती है। काफी भागदौड़ के बाद रात के 2 बज चुके थे। क्यूई युन ने सफाई की और मुस्कुराते हुए सो गई। अगली सुबह क्यूई युन अपनी बेटी के लिए नाश्ता बनाने के लिए जल्दी उठ गया और उसने नाश्ता करने के बाद उसे बाहर ले जाने की योजना बनाई। जैसे ही वे बाहर निकले, सामने वाला दरवाजा खुल गया। झाओ किंग सफेद डाउन जैकेट पहने और हल्की मुस्कान के साथ दिखाई दी, जो देखने में अच्छे मूड में लग रही थी। उसकी नजर क्यूई युन और उस छोटी बच्ची पर पड़ी और उसने सबसे पहले उसे नमस्कार करते हुए कहा, सुप्रभात भाई क्यूई। क्यूई युन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, सुप्रभात छोटी किंग। झाओ किंग आगे बढ़ी और नुनवान के गाल को छूते हुए बोली, क्या आप नुनवान को खेलने के लिए बाहर ले जा रहे हैं? हाँ, आज कुछ खास नहीं है, इसलिए मैं उसे टहलने के लिए बाहर ले जा रहा हूँ। छोटी बच्ची ने बीच में कहा, बहन किंग आओ हमारे साथ खेलो। झाओ किंग ने माफी मांगते हुए जवाब दिया, माफ करना नुनवान, बहन किंग को आज कुछ काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। अगली बार जब मैं खाली होंगी तो मैं तुम्हें मनोरंजन पार्क ले जाऊंगी, ठीक है? नुनवान के चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई, लेकिन उसने समझदारी से सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है बहन किंग, आपको अपना वादा निभाना होगा। झाओ किंग ने धीरे से उसकी छोटी सी नाक को चुटकी से दबाया और मुस्कुराते हुए कहा, बेशक नुनवान बहुत अच्छी है, तुम मेरी पसंदीदा हो। छोटी किंग अब हम चलते हैं, तुम अपना काम संभाल लेना। अलग होने के बाद झाओ किंग उपनगरों में स्थित अनाथालय की ओर गाड़ी चलाकर चली गई, जबकि क्यूई युन उस छोटी बच्ची को पास के एक शॉपिंग मॉल में ले गई। नव वर्ष के बाद का दिन बीत चुका था और कई दुकानें खुली हुई थीं। एक सोने की दुकान के पास से गुजरते हुए क्यूई युन ने लापरवाही से सोने की अंगूठी बेच दी और 17,550 युआन कमा लिए। सोने की मौजूदा कीमत बहुत अधिक थी। यह किसी भी दिन तेजी से गिर सकती थी, अन्यथा वह कुछ सोना अपने पास रखना चाहता। मॉल की चौथी मंजिल पर बच्चों के खेलने का क्षेत्र था। क्यूई युन आमतौर पर हर महीने अपनी बेटी को वहां खेलने के लिए ले जाता था, लेकिन दुर्भाग्य से आज वह खुला नहीं था। इसलिए वह उसे दूसरी मंजिल पर बच्चों के कपड़ों के सेक्शन में ले गया और उसके लिए 3 पोशाकें चुन ली। यह कहना गलत नहीं होगा कि आजकल बच्चों के कपड़े वाकई बहुत महंगे हो गए हैं, यहाँ तक कि बड़ों के कपड़ों से भी ज्यादा।
लेकिन जब बच्चों पर खर्च करने की बात आती है तो ज्यादातर माता पिता हिचकिचाते नहीं हैं। अरे वाह, ये नन्हा बच्चा कितना प्यारा है, कितना प्यारा बच्चा है, यह पोशाक उस पर और भी प्यारी लग रही है। हालांकि क्यूई युन जानता था कि ये सिर्फ बिक्री की तरकीबें हैं, फिर भी उसने तारीफों की सराहना की और खुशी खुशी कपड़ों के लिए भुगतान कर दिया। कपड़े खरीदने के बाद उन्होंने नीचे पिज्जा हट में भरपेट खाना खाया और फिर पिता और बेटी इत्मीनान से टहलते हुए घर वापस चले गए। क्या आज तुम्हें मजा आया नुनवान? गुलाबी गालों वाली उस छोटी बच्ची ने ऊपर की ओर देखा और जोश से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, पापा ने मेरे लिए नए कपड़े और स्वादिष्ट खाना खरीदा। मुझे आज का दिन बहुत अच्छा लगा। अपनी बेटी के हंसमुख स्वभाव को देखकर क्यूई युन को खुशी का अनुभव हुआ और वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने नुनवान के सिर को छू लिया। आज कोई व्यवधान नहीं हुआ, इसलिए पिता और बेटी सोफे पर एक साथ लेटकर नाश्ता करते हुए कार्टून देखते रहे। कुछ ही देर में वे दोनों सो गए। जब ची युन दोबारा जागी तब तक काफी रात हो चुकी थी। छोटी बच्ची गहरी नींद में सो रही थी और उसकी लार क्यूई युन की छाती पर गिर रही थी, जिससे उसकी कमीज पूरी तरह भीग गई थी। प्यार भरी मुस्कान के साथ क्यूई युन ने धीरे से अपनी बेटी को बिस्तर पर लिटाया, फिर अपने भूखे पेट के लिए नूडल्स का एक कटोरा बनाने के लिए रसोई में चले गए। अगले इंटेल अपडेट तक शेष समय 21 मिनट। नूडल्स खत्म करने और सब कुछ समेटने के बाद ठीक आधी रात हो चुकी थी। आज की इंटेल एक लाल लाओजू की हाल ही में खरीदी गई BMW 7 सीरीज कार के 2 गुप्त स्थानों पर अभी भी GPS उपकरण मौजूद हैं। कार को वापस लेने वाली टीम रवाना हो चुकी है और सुबह तड़के कार को टो करके ले जाने की योजना बना रही है। आज की इंटेल 2 लाल वान के हवेली के कमरा नंबर 401 में रहने वाला झांगलियांग एक फिटनेस प्रशिक्षक है। उसका बॉस भागने की योजना बना रहा है और 30 एवरलास्ट ट्रेडमिल कम कीमत पर बेचने का इरादा रखता है। लाओजू के बारे में मिली जानकारी देखकर क्यूई युन थोड़ा हैरान हो गया। पिछली शराब पार्टी के बाद उसने उस आदमी से पूरी तरह से नाता तोड़ने और फिर कभी उससे बातचीत न करने का फैसला कर लिया था। उनका सिद्धांत यह था कि यदि लोग उनके साथ दयालुता से पेश आएंगे तो वे बदले में और भी अधिक दयालुता दिखाएंगे, दयालुता का प्रतिफल देंगे और जरूरत पड़ने पर बदला भी लेंगे। इसलिए उसने न केवल अपने 2000 युआन का कर्ज चुकाया बल्कि ब्याज के रूप में 400 युआन भी जोड़ दिए, जिससे उनका कर्ज साफ हो गया। उनके बीच अब कुछ भी बकाया नहीं था और उसने उसे विनम्रतापूर्वक याद दिलाने की कोई योजना नहीं बनाई। दूसरी जानकारी दिलचस्प थी। 401 में रहने वाले तीनों अभिनेता फिटनेस प्रशिक्षक निकले, इससे उनके सुगठित शरीर का रहस्य समझ में आता है। अध्याय 53 जिम मालिक भागने की तैयारी कर रहा है। अध्याय 53 जिम मालिक भागने की तैयारी कर रहा है। ची युन ने अपना फोन उठाया और ऑनलाइन इस ट्रेडमिल की कीमत देखी। एक नई ट्रेडमिल की कीमत कम से कम 5000 युआन है और एक पुरानी ट्रेडमिल की कीमत भी 3000 युआन से अधिक है। हालांकि दूसरी पार्टी का कारोबार शायद अच्छा नहीं चल रहा है और वे नए साल की छुट्टियों के दौरान भाग जाने की योजना बना रहे हैं। कीमत को उचित रूप से कम किया जा सकता है। उन्होंने जिम उद्योग के बारे में पहले भी सुना था। इसमें प्रवेश करना तो आसान है, लेकिन इससे बाहर निकलना उससे भी ज्यादा आसान है। सदस्यता शुल्क को तेजी से इकट्ठा करना और कारोबार खराब होने पर तुरंत भाग जाना उनकी नियमित रणनीति है। अगले दिन क्यूई युन ने कमरा नंबर 401 के दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? वही हट्टा कट्टा आदमी था जो पिछली बार मिला था। उसने गुस्से से दरवाजा खोला। इतनी जल्दी तुम? दरवाजे पर ची युन को देखकर उस हट्टे कट्टे आदमी का गुस्सा तुरंत गायब हो गया और उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, ओह तुम हो। क्यूई युन ने सिर हिलाया। आप झांगलियांग हैं, है ना? उस हट्टे कट्टे आदमी को झटका लगा। उसके चेहरे पर सतर्कता का भाव आ गया। तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम क्या चाहते हो? चिंता मत करो, मुझे बस आपसे कुछ पूछना है। यह सुनकर झांगलियांग थोड़ा शांत हुआ और बोला, तो फिर क्या बात है, बताओ। आप जिम में काम करते हैं, है ना? ओह क्यों? आपका जिम कहाँ है? क्यूई युन ने जोर देकर पूछा। यह सुनकर झांगलियांग फिर से सतर्क हो गया। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, यह मत सोचो कि तुम मुझे इस मामले में धमका सकते हो। मैं हमेशा दूसरे शहर जा सकता हूँ। ची युन ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और कहा, आप लोग हाल ही में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछली बार जो हुआ उसे मैं भूल ही गया। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आपके बॉस से व्यापार संबंधी बात करना चाहता हूँ। सचमुच झांगलियांग अभी भी संशय में लग रहा था, दोबारा जांच कर रहा था। वास्तव में ची युन के हाव भाव को देखकर जो झूठ नहीं बोल रहे थे, उसने झिझकते हुए पूछा, आप हमारे बॉस से किस काम के बारे में बात करना चाहते हैं? तुम्हें बाद में पता चल जाएगा, पहले मुझे बता दो, साथ ही उसका फोन नंबर भी दे दो। ठीक है, हमारा जिम बीजिंग रोड पर है, जिसका नाम हाओहान फिटनेस क्लब है। उनका फोन नंबर 131xxxx है। ठीक है, धन्यवाद। जानकारी मिलने के बाद क्यूई युन ने सिर हिलाया, मुड़ा और चला गया।
2 कदम चलने के बाद वह वापस मुड़ा और फिर पूछा, क्या आपका जिम अच्छा नहीं चल रहा है, बंद होने वाला है? यह सवाल सुनकर झांग लियांग थोड़ा रुका और बोला, पिछले कुछ महीनों से कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन मैंने बंद होने के बारे में तो नहीं सुना। क्यूई युन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। घर लौटने के बाद उसने जियाओ हुआंगमाओ को बुलाया। कुछ समय के लिए नुनवान पर नजर रखना, मुझे कुछ काम है। शाओ हुआंगमाओ अवाक रह गई। भाई क्यूई, आप एक दाई क्यों नहीं रख लेते? मुझे आपके बच्चे की देखभाल के लिए हर दिन आना पड़ता है। ची युन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी जेब से एक ठंडा सा दिखने वाला लिफाफा निकाला और उसे अपनी छाती पर पटक दिया। शाओ हुआंगमाओ ने उलझन में लिफाफा उठाया और उसे खोलकर देखा तो उसमें 5000 युआन थे। उसकी आंखें पल भर में चमक उठीं, उसके चेहरे से सारी असंतुष्टि गायब हो गई। उसने झट से लिफाफा जेब में रख लिया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई क्यूई, मुझे वास्तव में नुनवान के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। जब भी आपको बाहर जाना हो तो मुझे कभी भी फोन कर लेना। हालांकि ए के वांग ब्रदर के मामले में वह पैसे को गंदगी के समान मानते थे, लेकिन यह पैसे की मात्रा पर निर्भर करता था। 3 या 500 में तो उसे कोई दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि यह उस रकम से ज्यादा नहीं थी जो वह एक दिन में दुकान से गबन करता था, लेकिन यह तो 5000 था। कुछ दिन पहले वेई योंग के घर पर उसने वेई शियाओकिन को फोटोग्राफी से संबंधित वीडियो देखते हुए देखा, इसलिए उसने उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट के रूप में कैमरा खरीदने के लिए पैसे बचाने का फैसला कर लिया। शायद उसके स्पर्श से उनका रिश्ता और मजबूत हो जाए। क्यूई युन ने उसे तिरछी नजर से देखा। यह आखिरी बीमा बॉक्स से मिली रकम में से तुम्हारा हिस्सा है। यह सुनकर जियाओ हुआंगमाओ रुक गई। सच में? इतना ज्यादा? क्यूई युन को यह रकम ज्यादा नहीं लगी। उस मधुकोष कंगन को बेचकर 150,000 मिले। साथ ही तिजोरी ढूंढने में शियाओ हुआंगमाओ का भी बड़ा योगदान था, इसलिए 5000 उसका उचित हिस्सा है। ठीक है, बाहर ठंड है, नुनवान को बाहर मत ले जाना। नुनवान, पापा जल्दी वापस आ जाएंगे, घर पर अच्छे से रहना। दोनों के लिए दोपहर का भोजन तैयार करने के बाद क्यूई युन ने अपना कोट पहनने और बाहर जाने से पहले 2 और बातें याद दिलाईं। बाहर आकर उसने सबसे पहले जिम के मालिक को फोन किया। संदेह पैदा होने से बचने के लिए क्यूई युन ने सीधे ट्रेडमिल के बारे में नहीं पूछा, बल्कि यह पूछने का नाटक किया कि क्या जिम को स्थानांतरित किया जा सकता है। जब दूसरे पक्ष को पता चला कि वह जिम का कार्यभार संभालने में रुचि रखता है, तो उनका लहजा उत्साहपूर्ण हो गया और उन्होंने जिम में आगे की चर्चा करने की व्यवस्था की। इसलिए क्यूई युन ने टैक्सी लेकर सीधे जिम चली गई। बीजिंग रोड को शहर का एक हलचल भरा इलाका माना जाता है। हालांकि पैदल चलने वालों की संख्या पुराने शहर की तुलना में कम है, लेकिन यहाँ कई शॉपिंग मॉल और आवासीय परिसर हैं। हाओहान फिटनेस क्लब एक आवासीय परिसर में स्थित एक व्यावसायिक इमारत की दूसरी मंजिल पर स्थित है। दूर से क्यूई युन ने देखा कि चश्मा पहने हुए चतुर दिखने वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। क्यूई युन को पास आते देख वह मुस्कुराया और पूछा, क्या आप बॉस क्यूई हैं? क्यूई युन मुस्कुराई और सिर हिलाते हुए बोली, जी हाँ, मुझे क्यूई युन ही कहिए। नमस्कार बॉस क्यूई, मेरा उपनाम कोंग है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने स्वेच्छा से अपना हाथ बढ़ाया। दोनों ने हाथ मिलाया और आगे कहा, चलिए दफ्तर में बात करते हैं। वे सीढ़ियों से चढ़कर दूसरी मंजिल पर स्थित जिम में गए। क्यूई युन ने आसपास के माहौल को देखा। उपकरण कुछ अव्यवस्थित ढंग से रखे हुए थे। उनमें से अधिकांश पर धूल की एक पतली परत जमी हुई थी और कोनों में लगे हरे पौधे थोड़े मुरझाए हुए लग रहे थे। ऑफिस में प्रवेश करते ही बॉस कोंग ने कैबिनेट से मिनरल वाटर की एक बोतल निकाली और मुझे दे दी। बैठते हुए उन्होंने कहा, बॉस क्यूई, आपने देखा ही होगा, हमारे फिटनेस क्लब का कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर है। स्थान, सजावट और उपकरणों के लिहाज से यह सब काफी अच्छा है। घर पर मुझे कुछ पारिवारिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है, इसलिए मैं इसे किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपने पर विचार कर रहा हूं जो इसे अच्छे से चला सके और मुनाफा कमा सके। इस तरह की बिक्री की बयानबाजी उन युवाओं पर असर कर सकती है जिन्होंने कभी व्यापार नहीं किया हो, लेकिन क्यूई युन जैसे अनुभवी व्यक्ति के लिए एक विराम चिन्ह भी विश्वसनीय नहीं था। सबसे बड़ा व्यावसायिक घोटाला समृद्धिपूर्ण व्यवसाय हस्तांतरण है। अपने विचारों के बावजूद उसने सतह पर कोई भाव नहीं दिखाया, बल्कि दिलचस्पी जताते हुए पूछा, मुझे आश्चर्य है कि बॉस कोंग इसे कितने में हस्तांतरित करने का इरादा रखता है और यहाँ का किराया कितना है? बॉस कोंग सीधे खड़े हुए और समझाने लगे, यहाँ का किराया काफी वाजिब है। मैंने मकान मालिक से बात करने के लिए एक परिचित व्यक्ति को ढूंढा। किराया 40 प्रति वर्ग मीटर है, यानी लगभग 40,000 प्रति माह। किरायानामा 1 महीने में समाप्त हो रहा है। यदि आप इसे नवीनीकृत करते हैं तो मैं मकान मालिक के साथ बातचीत करके इसे मूल कीमत पर रखने में आपकी मदद कर सकता हूँ। स्थानांतरण शुल्क के लिए आप मुझे 30,000 रुपए दे सकते हैं और सभी उपकरण आपको यथावत दिए जाएंगे और मैं मौजूदा सदस्यता वाले सदस्यों को संभाल लूंगा। यह सुनकर क्यूई युन ने भौहें चढ़ा लीं और सोचने का नाटक किया।
काफी देर रुकने के बाद ही उसने माफी मांगते हुए कहा, माफ कीजिए बॉस कोंग, यह कीमत मेरे बजट से बाहर है और मुझे लगता है कि यहाँ का किराया बहुत ज्यादा है। मेरे अनुभवहीन होने के कारण मुझे आसानी से नुकसान हो सकता है। यह सुनकर बॉस कोंग की आंखों में थोड़ी निराशा झलक रही थी। वह भी पहले अपने दोस्त की बेतुकी बातों पर भड़क उठे थे और बिना सोचे समझे इस काम में कूद पड़े थे। शुरुआत में खुलने के बाद सौदे अच्छे थे और हर महीने कई नई सदस्यताएं जुड़ रही थीं, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं चला और अंततः इसमें गिरावट आने लगी। हाल ही में उन्होंने जिम को बेचने के इच्छुक कई अन्य व्यवसायों से गुपचुप तरीके से संपर्क किया था, लेकिन कोई भी इसे लेने को तैयार नहीं था। तो अब वह इसे हस्तांतरित करने की उम्मीद भी नहीं कर रहा है, बल्कि 8वें दिन से पहले चुपचाप सारा उपकरण बेच देना चाहता है और नुकसान कम करने और भागने के बहाने मरम्मत की घोषणा करना चाहता है। अध्याय 54 गर्दन की नस को सीधा काटना। अध्याय 54 गर्दन की नस को सीधा काटना। कुछ पल की चुप्पी के बाद ची युन ने बॉस कोंग की ओर देखा और धीरे से कहा, हालांकि आपकी दुकान की समग्र स्थिति मेरी अपेक्षाओं से कुछ अलग है। मैंने बस सरसरी नजर डाली और मुझे वे ट्रेडमिल काफी अच्छी लगी। क्या बॉस कोंग उन्हें बेचने का इरादा रखते हैं? बॉस कोंग, जो पहले पिचका हुआ था, उसकी तीक्ष्ण आंखों में क्षण भर के लिए प्रकाश की एक चमक दिखाई दी। उसने कुछ देर सोचा, जानबूझकर अपनी भौहें सिकोड़ी और अनिच्छा दिखाते हुए कहा, अगर मैं ये मशीनें आपको अलग अलग बेच दूं तो भविष्य में इस दुकान को स्थानांतरित करना और भी मुश्किल हो जाएगा। अगर क्यूई युन को पहले से ही अंदर की कहानी पता न होती तो वह सचमुच इस दिखावे से मूर्ख बन सकता था। हाँ, कोई बात नहीं, मैं कहीं और पूछ लूंगी। आज आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, ची युन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और जाने की तैयारी करने लगी। बॉस कोंग को स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं थी कि वह यूं ही चला जाएगा और उनकी भौहें और भी अधिक तन गईं। हालांकि वह जल्दी ही संभल गया और मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। कोई बात नहीं बॉस क्यूई, मैं आपको विदा कर देता हूँ। वे दोनों अपने अपने मकसद लेकर धीरे धीरे दफ्तर से बाहर निकल गए। अब यह मनोविज्ञान की लड़ाई है, जो भी पहले रुचि दिखाएगा उसे बाद की बातचीत में नुकसान उठाना पड़ेगा। यदि क्यूई युन पहले ही प्रबल इच्छा शक्ति प्रदर्शित करता है तो प्रबंधक कोंग निश्चित रूप से कीमत बढ़ाने और कुछ नुकसान की भरपाई करने का अवसर लेगा। इसलिए उसे कोई जल्दी नहीं थी, वह आराम से आगे आगे चल रहा था। मैनेजर कोंग उनके पीछे पीछे चल रहे थे, उनकी निगाहें कहीं भटक रही थीं। उसने मन ही मन सोचा, यह आदमी रुक नहीं रहा है तो क्या यह सिर्फ पूछने आया है, खरीदने का कोई इरादा नहीं है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए उसकी बेचैनी बढ़ती गई। हाल ही में केवल दूसरा पक्ष ही विस्तृत चर्चा के लिए तैयार था और वह इस अवसर को खोना नहीं चाहता था। जैसे ही वे सीढ़ियों के पास पहुंचे वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। हाँ बॉस क्यूई, मैंने अभी इस बारे में फिर से सोचा। अल्पावधि में इस दुकान को बेचना आसान नहीं हो सकता है, लेकिन आपको ये मशीनें बेचना असंभव नहीं है। क्यूई युन ने मुड़कर बनावटी आश्चर्य से पूछा, क्या बॉस कोंग ने अपना मन बना लिया है? बॉस कोंग ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चलिए थोड़ी और बात करते हैं। ठीक है। वे दोनों दफ्तर लौट आए और दोबारा बैठ गए। बॉस कोंग ने अपना गला साफ किया और खुद पर थोड़ा नियंत्रण पाने की कोशिश करते हुए कहा, बॉस क्यूई, हालांकि मैं आपको ये ट्रेडमिल बेचने को तैयार हूँ, लेकिन आपको उचित कीमत देनी होगी ताकि मुझे ज्यादा नुकसान न हो। क्यूई युन ने हल्के से सिर हिलाया और स्पष्ट रूप से ईमानदार भाव से कहा, बॉस कोंग, चिंता मत करो, मेरा इरादा आपका फायदा उठाने का नहीं है। बात बस इतनी है कि व्यापार में हर किसी को लागतों का ध्यान रखना पड़ता है। मैंने अभी अभी देखा और हालांकि ये ट्रेडमिल अच्छे ब्रांड के हैं, लेकिन इनका काफी समय से इस्तेमाल किया जा रहा है और उनमें से कुछ में टूट फूट के निशान भी दिख रहे हैं। बॉस कोंग की आंखें सिकुड़ गईं और उन्होंने तुरंत जवाब दिया, बॉस क्यूई, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। इन ट्रेडमिलों का नियमित रूप से रखरखाव किया जाता है और हालांकि इनका उपयोग किया गया है, फिर भी ये भरोसेमंद तरीके से काम करती हैं। इसके अलावा हमने ये ट्रेडमिल 5000 से ज्यादा में खरीदी थी, इसलिए सेकंड हैंड होने पर भी इनकी कीमत कम से कम 3000 से ज्यादा होनी चाहिए, है ना? ची युन थोड़ा पीछे झुककर अपने हाथों को घुटनों पर रखकर शांत भाव से बोला, यह सही है। सेकंड हैंड की कीमत वाकई 3000 से अधिक है, लेकिन यह वह कीमत है जो व्यक्तिगत खरीदार देते हैं। मोटे तौर पर कहें तो बॉस कोंग, आपके पास यहाँ कम से कम 30 ट्रेडमिल हैं। इन सबको बेचने में कितना समय लगेगा? इसके अलावा ट्रेडमिल जल्दी ही पुराने हो जाते हैं और नए ट्रेडमिल इतने महंगे नहीं होते। किसी सेकंड हैंड ट्रेडमिल पर 3000 खर्च करने की इच्छा रखना काफी दुर्लभ है। यह सुनकर बॉस कोंग ने अपनी भौहें और भी सिकोड़ लीं। दूसरे ने जो कहा वह सब सच था और यह मामला जितना लंबा खींचेगा उतना ही उसे नुकसान होगा। उसने पहले कहा था कि लीज में अभी 1 महीना बाकी है, लेकिन असल में सिर्फ 20 दिन से थोड़ा ज्यादा समय बचा है, इसलिए उसे जल्दी से इस उपकरण से निपटना होगा और बिना किसी परेशानी के वहां से निकल जाना होगा।
इसलिए उसे अपने दिल में उठ रहे गुस्से को दबाना पड़ा और गंभीरता से कहा, मुझे आश्चर्य है कि बॉस क्यूई कितना देने को तैयार हैं। क्यूई युन थोड़ा आगे झुकी और सीधे उसकी ओर देखते हुए बोली, 1500। ची युन से 1500 का आंकड़ा सुनते ही बॉस कोंग का चेहरा तुरंत बिगड़ गया और उसकी आंखें तांबे की घंटियों की तरह बाहर निकल आईं। वह जानता था कि दूसरे पक्ष को अपने साथ बनाए रखने की पहल करने से उसे बातचीत में नुकसान होगा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष कीमत में इतनी भारी कटौती करने की हिम्मत करेगा। जिस चीज की मूल कीमत 5000 थी, उसे केवल 1500 में बेचा जा रहा है। यह तो सीधे धमनी पर कट लगने जैसा है। उनकी आवाज में थोड़ी सी नाराजगी झलक रही थी। बॉस क्यूई, मुझे लगता है कि आप ईमानदारी से व्यापार के लिए यहाँ नहीं आए हैं। क्यूई युन शांत रहा, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और उसने धीरे से कहा, बॉस कोंग, जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष मत निकालिए। बेशक मैं यहाँ पूरी ईमानदारी से व्यापार करने आया हूँ, अन्यथा मैं यहाँ आपके साथ चर्चा करने में इतना समय बर्बाद नहीं करता। और मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। देखिए, आपका जिम इस समय कई समस्याओं का सामना कर रहा है। कारोबार कम है और किराया भी जल्द ही समाप्त होने वाला है। और अगर ये ट्रेडमिल इसी तरह जमा होते रहे तो इससे आपको और अधिक नुकसान ही होगा। इसलिए बेहतर है कि आप इन्हें नुकसान पर ही बेच दें। तो मैं असल में आपकी मदद कर रहा हूँ। बॉस कोंग ने तेवर चढ़ाते हुए हाथ बांधकर कहा, इसे इस तरह नहीं कहा जाना चाहिए। ये सभी ट्रेडमिल प्रमुख ब्रांडों की हैं, गुणवत्ता सुनिश्चित है, भले ही ये सेकंड हैंड हो, इनकी कीमत इतनी कम नहीं हो सकती। क्यूई युन ने सिर हिलाया, मानो वह समझ गया हो। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मौजूदा बाजार की स्थिति के कारण आपके लिए ट्रेडमिल के इस बैच को जल्दी से निपटाना मुश्किल है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने इन्हें पहले भी बेचने की कोशिश की होगी, लेकिन आपको एक भी प्रस्ताव नहीं मिला होगा। ची युन के शब्दों पर बॉस कोंग के चेहरे की मांसपेशियां अनायास ही फड़क उठीं और उनकी आंखों में गुस्से की एक झलक दिखाई दी। इस स्थिति में वह यह कैसे नहीं समझ सकता था कि दूसरा पक्ष पूरी तैयारी के साथ आया था। लंबे मौन के बाद उसने एक गहरी सांस ली, यह जानते हुए कि अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। ठीक है, तुम जीत गए। दूसरे पक्ष को सहमत होते देख क्यूई युन मन ही मन खुश हुआ, लेकिन उसने अपने चेहरे पर संयम बनाए रखा और कहा, बॉस कोंग, हो सकता है कि यह कीमत आपको अनुचित लगे, लेकिन यह आपके नुकसान को कम करने का एक उचित तरीका भी है। बॉस कोंग ने बिना कुछ और कहे सिर हिलाया और समझौते की तैयारी करने के लिए उठ गए। कुछ ही देर बाद वह तैयार समझौते के साथ कार्यालय लौटा और क्यूई युन से कहा, बॉस क्यूई, एक नजर डालिए और देखिए कि इसमें कोई समस्या तो नहीं है। समझौते को लेकर और उस पर सरसरी नजर डालने के बाद क्यूई युन ने कीमत और मात्रा की जांच की, फिर एक कलम उठाई और अपने नाम पर हस्ताक्षर कर दिए। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद बॉस कोंग ने तुरंत पूछा, बॉस क्यूई, समझौता हो जाने के बाद आप मुझे भुगतान कब करेंगे और आप इन ट्रेडमिलों को कब स्थानांतरित करने की योजना बना रहे हैं? क्यूई युन ने दूसरे पक्ष की बेचैनी को भांप लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बॉस कोंग, चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही सामान ढोने वालों से संपर्क कर लूंगी और वे आज दोपहर तक आ जाएंगे। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं पहले आपको 2000 का अग्रिम भुगतान कर सकता हूं और बाकी का भुगतान सामान ले जाने के समय कर दूंगा। बॉस कोंग इस व्यवस्था पर सहमत हो गए। क्यूई युन द्वारा अपने फोन से पैसे ट्रांसफर करने के बाद बॉस कोंग ने उन्हें याद दिलाया, शिफ्ट करते समय मुझे बता देना और अपने सामान शिफ्ट करने वालों को भी बता देना कि अगर कोई पूछे तो बस कह देना कि जिन पुराने उपकरण नए से बदल रहा है। क्यूई युन ने मन ही मन उपहास किया, यह सोचकर कि यह लड़का इस बात से डरा हुआ है कि कहीं सदस्यों को पता न चल जाए कि वह कार्यक्रम से भाग जाने की योजना बना रहा है। अध्याय 55 कृपया पढ़ें और समझें। आज का अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, सभी कृपया नवीनतम अध्याय खोलें और अंत तक स्क्रॉल करें। अध्याय 55 कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। आज का अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, सभी कृपया नवीनतम अध्याय खोलें और अंत तक स्क्रॉल करें। जिम से निकलने के बाद क्यूई युन पास की एक मिल्क टी की दुकान पर गई, कुमकुम लेमन टी ऑर्डर की और फिर फोन कॉल करने के लिए एक कोने में बैठ गई। हेलो बूढ़ी माँ, क्या आपकी कंपनी के जिम में ट्रेडमिल काफी पुराने नहीं हैं? अरे श्रीमान लियू, क्या आपने अपने कार्यालय के लिए कुछ ट्रेडमिल खरीदने के बारे में सोचा है? ओल्ड झांग, मैंने आपके सोशल मीडिया पर देखा कि आपकी कंपनी ने अपना स्थान बदल दिया है। मुझे कुछ की जरूरत है। जी हाँ, मेरे पास काफी मात्रा में उपलब्ध है, कीमत काफी वाजिब है। आधे घंटे बाद प्यास से व्याकुल क्यूई युन ने अपने हाथ में पकड़ी कलम और कागज नीचे रख दिए और अपना पेय गटक लिया। उन्होंने कुछ ऐसे मित्रों से संपर्क किया जिनके साथ उनका पहले भी व्यापारिक संबंध था और जिनसे उनकी अच्छी खासी जान पहचान थी। वे सभी छोटी छोटी कंपनियां चलाते थे या प्रबंधक थे और संयोगवश उन्हें कुछ उपकरण बदलने की आवश्यकता थी। अंततः उन्होंने कुल 28 इकाइयां बेच दी। इसकी कीमत 3000 युआन प्रति यूनिट थी। परेशानी की बात सिर्फ यह थी कि जनवरी का सिर्फ चौथा दिन था और लोग अभी तक काम पर वापस नहीं लौटे थे।
इसलिए वह उन्हें सामान तुरंत नहीं पहुंचा सका। उसे पहले कुछ दिनों के लिए सामान रखने की जगह ढूंढनी पड़ी। कुछ सोचने के बाद क्यूई युन ने आसपास दैनिक किराए पर उपलब्ध गोदामों की खोज करने के लिए अपना फोन उठाया और खोजबीन के बाद उसे 4 या 5 किलोमीटर दूर एक गोदाम मिल गया। किराया 1 युआन वर्ग मीटर दिन था। 28 ट्रेडमिल हैं, मुझे शायद लगभग 120 वर्ग मीटर जगह किराए पर लेनी पड़ेगी। प्रतिदिन का किराया 120 युआन है, जो स्वीकार्य है। दूसरे पक्ष से अच्छी तरह बातचीत करने के बाद क्यूई युन ने तुरंत 4 दिनों के लिए कुल 480 युआन का बुकिंग कर लिया। इसके बाद उन्होंने उस ड्राइवर से संपर्क किया जिसने पिछली बार जमे हुए झींगे का परिवहन किया था और उससे एक ट्रक खोजने में मदद करने के लिए कहा। इसके बाद वह कुछ कामगारों की तलाश में श्रम बाजार की ओर मुड़ा, लेकिन जैसे ही वह द्वार के भीतर दाखिल हुआ, क्यूई युन अवाक रह गया। श्रम बाजार, जो शोरगुल से भरा होना चाहिए था, अब खाली था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। गार्ड से पूछताछ करने पर उसे पता चला कि लोग 8 तारीख से पहले वहां नहीं आते थे, बल्कि पास के एक ओवरपास के नीचे मंडराते रहते थे। इसके पीछे के कारणों को न समझते हुए क्यूई युन ने फिर भी सलाह मान ली और ओवरपास पर चला गया और अंततः 200 युआन प्रति व्यक्ति की दर से 4 श्रमिकों को काम पर रख लिया। जब वह जिम वापस लौटा तो बॉस कोंग पहले से ही फोन पर था और कह रहा था कि वह रास्ते में है। पहले से ही भूखी क्यूई युन 4 मजदूरों और ट्रक चालक को दोपहर के भोजन के लिए पास के एक रेस्तरां में ले गई। जियांग प्रांत में दोपहर का भोजन उतना शानदार नहीं होता। आमतौर पर सिर्फ पुलाव या नूडल्स, मूल रूप से यही 2 विकल्प होते हैं। सुनहरे चावल के दाने भरे हुए थे और सुगंधित और लुभावने मेने के चॉप्स के साथ परोसे गए थे, जिससे भूख काफी बढ़ गई थी। लेकिन कीमत भी सस्ती नहीं थी। सिर्फ एक हिस्से की कीमत 30 युआन थी। अगर यह अतीत की बात होती जब वह खाना पहुंचाने का काम करता था, तो क्यूई युन निश्चित रूप से यहाँ पैसे खर्च नहीं करता। भरपेट खाना खाने के बाद वे जिम लौट आए। बॉस कोंग पहले से ही काफी देर से दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहा था। हे क्यूई बॉस यहाँ हैं, बॉस कोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यूई युन ने हल्के से सिर हिलाया और फिर करीने से व्यवस्थित ट्रेडमिलों की 2 पंक्तियों की ओर इशारा करते हुए श्रमिकों को उन्हें ट्रक पर लादना शुरू करने का निर्देश दिया। बॉस कोंग ने अपने हाथ मलते हुए रूखी हंसी हंसते हुए कहा कि बॉस, पैसे के बारे में बस मुझे अपना बैंक खाता पता भेज दीजिए, मैं अभी आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। ची युन जानता था कि यह आदमी पहले से ही अधीर है, इसलिए उसने जानबूझकर देरी नहीं की और तुरंत शेष $43,000 उसे हस्तांतरित कर दिए। सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद क्यूई युन ड्राइवर की कार में बैठ गई और बाकी बचे 2 ट्रेडमिल लेकर घर वापस चली गई। घर में एक छोटा सा खाली स्टडी रूम था, इसलिए वह उन्हें अस्थायी रूप से वहां रख सकता था और जब भी समय मिलता था व्यायाम कर सकता था। कुछ ही देर में ट्रक अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने रुक गया। ची युन और ड्राइवर दोनों ने काफी मेहनत करके ट्रेडमिल को ट्रक से उतारने में कामयाबी हासिल की। ट्रेडमिल वाकई काफी भारी होती है, जिसका वजन 100 पाउंड से भी अधिक होता है। अरे भाई क्यूई, क्या तुमने ट्रेडमिल खरीदी? पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। क्यूई युन ने पीछे मुड़कर देखा तो झाओ किंग थोड़ी ही दूरी पर हाथ में प्लास्टिक की थैली लिए खड़ी थी। वह सीधे खड़े हुए और मुस्कुराते हुए समझाया, हाँ, ये खरीदे नहीं गए हैं। मैंने कुछ सेकंड हैंड ट्रेडमिल खरीदे थे, ये दोनों नहीं बिके, इसलिए मैंने इन्हें फिलहाल घर पर रख दिया है। झाओ किंग उत्सुकता से ट्रेडमिल का निरीक्षण करते हुए पास आया और बोला, यह ट्रेडमिल तो बिल्कुल नई लग रही है। मैं भी कुछ समय से एक खरीदने की सोच रहा था। भाई क्यूई, क्या आप मुझे एक ट्रेडमिल बेचेंगे? ची युन एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर सहमति में सिर हिलाया। जरूर, आपको कौन सा चाहिए? मैं इसे आपके लिए अंदर ले जाऊंगी। मैं यह वाला लूंगी। झाओ किंग ने गुलाबी रंग वाले की ओर इशारा किया। ठीक है, क्यूई युन ने जवाब दिया और वह ड्राइवर के साथ गुलाबी ट्रेडमिल को उसके घर में ले गया। इसे यहीं रख दो, झाओ किंग ने कोने में एक जगह की ओर इशारा किया। ट्रेडमिल को रखने के बाद वह जल्दी से फ्रिज में गई और मिनरल वाटर की 2 बोतलें निकाली। मुस्कुराते हुए उन्हें देते हुए बोली, धन्यवाद भाई क्यूई, थोड़ा पानी पी लीजिए। इस ट्रेडमिल की कीमत कितनी है? मैं इसे आपके खाते में ट्रांसफर कर दूंगा। ची युन ने पानी का एक घूंट लिया और थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया, मुझे 1500 दे दो। वे दोनों पड़ोसी थे और झाओ किंग अक्सर नुनवान की देखभाल करने में मदद करती थी और उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। क्यूई युन ने इस भाव की सराहना की और इसे उसे मुफ्त में देने का इरादा किया, लेकिन वह नहीं चाहता था कि वह असहज महसूस करे, इसलिए उसने केवल लागत मूल्य बताया। झाओ किंग ने हैरानी से कहा, अरे इतना सस्ता? मैंने ऑनलाइन देखा था कि इस मॉडल की कीमत 5000 से भी ज्यादा है। ची युन मुस्कुराई और समझाया, हाँ, आखिर यह सेकंड हैंड ही है। मूल मालिक इसे बेचने के लिए उत्सुक था, इसलिए कीमत बहुत कम है।
अच्छा ठीक है। झाओ किंग की लंबी पलकें फड़फड़ाई और उसने 2 सेकंड के लिए क्यूई युन को देखा, फिर बिना कुछ और कहे वीचैट पर उसे 1500 युआन भेज दिए। धन्यवाद भाई क्यूई। आप मुझे किस लिए धन्यवाद दे रहे हैं? मैं जा रहा हूँ। नीचे आकर दोनों ने बची हुई ट्रेडमिल को वापस घर ले गए। जैसे ही क्यूई युन ने दरवाजा खोला, छोटी बच्ची तुरंत उसकी पसीने की गंध की परवाह किए बिना दौड़कर उसके पास आई और उसकी बाहों में सिमट गई। पापा आप वापस आ गए। हाँ और क्या नुननुआन आज अच्छी बच्ची रही है? क्यूई युन ने छोटी बच्ची को गले लगाया और प्यार से उसका नन्हा सा चेहरा सहलाया। नुआनुआन बहुत अच्छी थी। छोटी बच्ची ने गर्व से अपना लाल चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, आज घर पर कार्टून देखती रही, बाहर नहीं गई। अच्छा थोड़ी देर अकेले खेलो, पापा सामान अंदर रख देंगे, क्यूई युन ने धीरे से कहा। ट्रेडमिल को स्टडी रूम में ले जाने के बाद ड्राइवर वहां से चला गया। तभी जियाओ हुआंगमाओ चलकर आया और बोला, भाई क्यूई अब जब आप वापस आ गए हैं मैं चलता हूँ। जल्दी क्या है? निकलने से पहले खाना खा लो। शाओ हुआंगमाओ ने हाथ हिलाते हुए असहाय भाव दिखाया। मेरे पिताजी ने कहा कि वह जल्द ही नहाने जा रहे हैं और अगर मैं खाली रहूं तो मुझे वापस जाकर दुकान की देखभाल करने के लिए कहा है। यह सुनकर क्यूई युन ने अपने होठों को थोड़ा सिकोड़ा, मन ही मन सोचते हुए कि वह शायद शिया बहन के घर नहाने जा रहा है। ठीक है, रास्ते में धीरे धीरे चलना। शाओ हुआंगमाओ को विदा करने के बाद क्यूई युन ने जल्दी से स्नान किया और फिर रात का खाना बनाना शुरू कर दिया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर क्यूई युन असमंजस में पड़ गई कि इस समय कौन हो सकता है। दरवाजे की ओर चलते हुए उसने अपने हाथ पोंछे। दरवाजा खोलते ही झाओ किंग खड़ी दिखी। उसके एक हाथ में फ्रूट योगर्ट का कटोरा और दूसरे हाथ में घर पर बनी सुशी की प्लेट थी। भाई क्यूई मैंने कुछ खाना बनाया है, नुननुआन को भी चखने दो, झाओ किंग ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने इशारा करने के लिए अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। अध्याय 56 1980 के दशक के माओताई। अध्याय 56 1980 के दशक के माओताई। झाओ किंग ज्यादा देर तक नहीं रुकी। आखिरकार रात काफी हो चुकी थी और कई असुविधाएं भी थीं। उसे विदा करने के बाद क्यूई युन ने अपनी बेटी को प्यार से सुलाया, फिर वह खुद भी सोफे पर गहरी नींद में सो गया और धीरे धीरे उसकी खर्राटे की आवाज तेज होती गई। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो बाहर का आकाश पहले से ही उजाला होने लगा था। इंटेलिजेंस एक टुडे रेड एंटीक स्ट्रीट में एक अल्पसंख्यक जातीय समूह का एक बुजुर्ग व्यक्ति इन दिनों चीन गणराज्य काल का जितान जड़ा हुआ शंख आभूषण बॉक्स बेच रहा है, जिसकी कीमत 48,000 युआन है। बॉक्स के गुप्त डिब्बे के अंदर एक जेडाइट अंगूठी है, जिसकी कीमत 1 लाख युआन है। इंटेलिजेंस 2 टुडे रेड कल लियूमेंग ने एक पुराने परित्यक्त कारखाने को ध्वस्त करने का काम लिया और कारखाने के पूर्वी हिस्से में खंडहरों में 1980 के दशक का एक विंटेज माओताई का डिब्बा दबा हुआ है। कुल मिलाकर 12 बोतलें हैं, जिनमें से 6 अच्छी तरह से संरक्षित हैं, जिनका मूल्य 200,000 युआन से अधिक है। आज मिली ये 2 जानकारियां बहुत लुभावनी हैं। लियूमेंग, ये आदमी सचमुच मेरा लकी स्टार है। 1980 के दशक की माओताई एक प्रकार की टोपी, बाजार में दुर्लभ वस्तु है, इसे बड़ी दौलत देकर भी पाना मुश्किल है। कुछ सोचने के बाद क्यूई युन ने दृढ़ता से फैसला किया कि वह सबसे पहले माओताई की उन कुछ बोतलों को हासिल करेगा। अगर बची हुई कुछ साबुत बोतलें भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो यह वाकई अफसोस की बात होगी। निर्णय लेने के बाद वह जल्दी से उठा, हाथ मुंह धोया और फिर अपनी बेटी के लिए नाश्ता तैयार किया। छोटी बच्ची ने उबले हुए झींगे, सब्जियां और अंडे से बने फ्राइड राइस को बड़े चाव से खाया। रसोई को साफ करने के बाद क्यूई युन फिर से लिटिल येलो हेयर को फोन करने ही वाली थी, लेकिन तभी उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि झाओ किंग बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा एक उज्ज्वल मुस्कान से दमक रहा था। भाई क्यूई, क्या नुननुआन उठ गई है? मैंने कल रात उससे वादा किया था कि मैं आज उसे पेंटिंग सिखाऊंगा। क्यूई युन उसकी बातों से थोड़ा हैरान रह गया। यह ऐसा था जैसे किसी जरूरतमंद को तकिया थमा दिया गया हो। अब उसे छोटी पीली बालों वाली लड़की को परेशान करने की जरूरत नहीं थी। इससे पहले कि ची युन जवाब दे पाती, पीछे से छोटी बच्ची की हंसमुख आवाज सुनाई दी, बहन किंग, मैं काफी देर से जाग रही हूँ। छोटी बच्ची झट से झाओ किंग के पास दौड़ी, उनका हाथ पकड़ लिया और उसका चेहरा एक चमकदार मुस्कान से जगमगा रहा था। झाओ किंग नीचे बैठ गई, प्यार से नुननुआन के सिर पर थपथपाया और बोली, नुननुआन बहुत अच्छी है, तो क्या अब हम बहन के घर पेंटिंग करने चलें? पहले पापा को अलविदा कह दो। छोटी बच्ची ने आज्ञाकारी भाव से पीछे मुड़कर क्यूई युन को हाथ हिलाया और स्पष्ट स्वर में कहा, अलविदा पापा। ची युन आगे बढ़ी, छोटी बच्ची के सिर पर थपथपाया और धीरे से कहा, नुआनुआन, अच्छी बच्ची बनो, बहन किंग की बात सुनो और शरारत मत करो। यह कहने के बाद उसने कृतज्ञता से भरे चेहरे के साथ झाओ किंग की ओर देखा। शाओ किंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको फिर से परेशान करने के लिए धन्यवाद। झाओ किंग मुस्कुराई और सिर हिलाते हुए बोली, कोई परेशानी नहीं है,
मुझे भी नुनवान के साथ खेलना काफी अच्छा लगता है। जैसे ही दोनों सामने वाले घर में दाखिल हुए, क्यूई युन ने दरवाजा बंद कर दिया और लियू मे को बुलाया। हेलो हेलो, नमस्ते। दूसरी तरफ से आ रही जैकहैमर की तेज आवाज के कारण संचार लगभग असंभव हो गया था। जब लियू मेंग थोड़ा दूर हट गया और आवाज धीमी हो गई तो क्यूई युन ने पूछा, मेंग भाई आप कहाँ हैं? क्या हाल है ओल्ड क्यूई? मैं बाहर काम कर रहा हूँ। आप कहाँ काम कर रहे हैं? मुझे अपना पता भेजिए, आज मेरे पास कोई काम नहीं है, सोचा आपसे मिलने आ जाऊं। लियू मेंग को कोई संदेह नहीं था और उसने तुरंत लोकेशन भेज दी, तोब्रुक कस्बे में, जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। क्यूई युन ने अपना कोट पहना, अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार हुआ और वहां चला गया। लगभग 1 घंटे बाद वह आखिरकार लियू मेंग के ठिकाने पर पहुंच गया। यह कारखाना नगर पालिका सरकार के बगल में स्थित था, जो खंडहरों से घिरा हुआ था, जिसकी बाहरी दीवार और द्वार बहुत पहले ही गायब हो चुके थे, जिससे यह अपने मूल स्वरूप से बिल्कुल अलग दिखता था। लियू मेंग के अलावा 2 अन्य कर्मचारी भी काम कर रहे थे। जैकहैमर, हथौड़े और फावड़े की आवाज बहुत तेज थी। क्यूई युन ने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक खड़ी की, सीधे व्यस्त लियू मेंग की ओर नहीं गया, बल्कि सीधे कारखाने के पूर्वी हिस्से की ओर चल पड़ा। तीनों अपने काम में इतने मग्न थे कि उन्होंने उसकी उपस्थिति पर ध्यान ही नहीं दिया। क्यूई युन ढह चुके खंडहरों में सावधानी पूर्वक खोजबीन करते हुए अपने कदमों पर पूरा ध्यान दे रहा था। जैसे ही वह कारखाने के पूर्वी हिस्से में पहुंचने वाला था, लियू मेंग ने अचानक पीछे से चिल्लाकर कहा, बूढ़े क्यूई आप कहाँ जा रहे हैं? वहाँ खतरा है, इधर उधर मत भटकिए। ची युन अचानक हुई चीख से चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और हंसते हुए जवाब दिया, अरे मैं बस पेशाब करने जा रहा था। इस पर लियू मेंग हंस पड़ी और बोली, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? वहाँ सुरक्षित नहीं है। चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। यह सुनकर लियू मेंग ने और कुछ नहीं कहा और अन्य 2 मजदूरों के साथ मिलकर ईंट और सीमेंट के टूटे हुए टुकड़ों को बाहर ले जाने के लिए ठेले धकेलने का काम जारी रखा। इस अवसर का लाभ उठाते हुए क्यूई युन ने अपनी गति तेज कर दी और कारखाने के पूर्वी हिस्से में स्थित खंडहरों की ओर बढ़ गया और जल्दी से एक दीवार के पीछे छिप गया। फिर वह नीचे झुक गया, पहले से तैयार किए गए दस्ताने पहने और दोनों हाथों से मलबे के ढेर में तेजी से छानबीन करने लगा। उसकी निगाहें हर संदिग्ध जगह को ध्यान से स्कैन कर रही थीं, एक भी छोटी से छोटी बात भी नहीं छूट रही थी। अंततः उसे कुछ सख्त महसूस हुआ और आसपास के मलबे को बड़ी मेहनत से हटाने के बाद एक पुराना गत्ते का डिब्बा धूप में दिखाई दिया। ची युन ने गहरी सांस ली और सावधानी पूर्वक डिब्बा खोला और तुरंत ही शराब की हल्की सी खुशबू बाहर निकली, जिससे पता चला कि अंदर करीने से रखी हुई माओताई की 12 बोतलें थीं। उसकी सांस थम गई, उसे वह मिल गया। क्यूई युन ने अपनी आंतरिक उत्तेजना को दबाया और जल्दी से शराब की प्रत्येक बोतल का निरीक्षण किया। अंततः उसे 6 बोतलें अच्छी तरह से संरक्षित और अक्षुण्ण मिली। बोतलों पर लगे लेबल हालांकि कुछ हद तक पीले पड़ गए थे, फिर भी उन पर स्पष्ट और सुपाठ्य लिखावट थी, जो उनकी पुरानी शैली का आकर्षण दर्शाती थी। बची हुई बोतलों की बाहरी सतह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और उनके अंदर की शराब काफी समय पहले ही रिसकर बाहर निकल चुकी थी। ज्यादा सोचे बिना क्यूई युन ने जल्दी से अपनी जेब से 2 तकिए के कवर निकाले, प्रत्येक में 3 बोतलें रखीं, फिर अपनी जैकेट की जिप खोली और बोतलों को दोनों भुजाओं के नीचे दबा लिया। सौभाग्यवश सर्दियों का सूती कोट काफी मोटा था। जिप बंद करने के बाद बाहर से कुछ भी असामान्य दिखाई नहीं दिया। वह सावधानी पूर्वक खड़ा हुआ और संदेह पैदा होने से बचने के लिए अपनी हरकतों को कम अकड़ा हुआ रखने की कोशिश कर रहा था। उसने चारों ओर देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लियू मेंग और अन्य 2 मजदूर अभी भी कुछ दूरी पर ईंट और सीमेंट को इधर उधर करने में व्यस्त हैं और यहाँ की स्थिति पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिर वह दबे पांव उस जगह की ओर बढ़ा जहाँ उसकी इलेक्ट्रिक बाइक खड़ी थी। सौभाग्यवश सब कुछ ठीक ठाक रहा और अंत में 6 बोतलें सुरक्षित रूप से साइकिल की टोकरी में रख दी गईं। ची युन का तनावग्रस्त हृदय अंततः शांत हो गया। उसने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली, उसे जलाया, फिर साइकिल के हैंडल से एक प्लास्टिक बैग लिया और लियू मेंग की ओर चल पड़ा। प्लास्टिक की थैली में रेड बुल के कुछ कैन थे। लो, एक घूंट पी लो और थोड़ा आराम कर लो, इतना कहकर क्यूई युन ने बैग से रेड बुल के कुछ कैन निकाले और उन्हें लियू मेंग और बाकी 2 कर्मचारियों को दे दिए। लियू मेंग ने एक रेड बुल ली और मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े क्यूई, क्या आपको मुझसे कुछ बात करनी है? अगर कुछ कहना है तो कह दीजिए। ची युन ने धुएं का एक कश छोड़ा, हंसते हुए सिर हिलाया और बड़बड़ाया, तुम लोग, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता? वैसे पिछली बार आपके जीजाजी के साथ कैसा रहा? लियू मेंग ने रेड बुल का एक कैन खोला, एक बड़ा घूंट लिया, फिर अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपना मुंह पोंछा और अंत में आह भरते हुए कहा, उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया, लेकिन पैसा अभी तक बरामद नहीं हुआ है। अध्याय 57 हाथ में खजाना। अध्याय 57 हाथ में खजाना। लियू मेंग से थोड़ी देर बातचीत करने के बाद भी क्यूई युन के मन में वह गहनों का डिब्बा और जेडाइट की अंगूठी का ख्याल बना हुआ था,
इसलिए वह ज्यादा देर तक नहीं रुका। उसने ल्यूमेन को काम के बाद अपने घर आने के लिए कहा, फिर अपनी साइकिल को धक्का दिया और ग्रामीण सड़क पर चल पड़ा। यहाँ सड़क की हालत ठीक ठाक थी, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी काफी उबड़-खाबड़ थी। बाइक चलाना तो नामुमकिन था। अगर शराब की बोतल गिरकर टूट जाती तो उसे सचमुच रोना पड़ता। 2 किलोमीटर चलने के बाद ही उसने दूर से वेई योंग को उसी परिचित छोटे ट्रक को चलाते हुए अपनी ओर आते देखा। छोटा ट्रक उसके सामने आकर स्थिर रूप से रुक गया और वेई योंग नीचे कूद गया और मुस्कुराते हुए पूछा, ई बाइक खराब हो गई? क्यूई युन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, नहीं, मेरे पास खजाने की कुछ बोतलें हैं, मुझे डर है कि सवारी करते समय वे इधर उधर टकरा न जाएं। यह सुनकर वेई योंग की जिज्ञासा तुरंत बढ़ गई। उसकी आंखें चमक उठीं। कौन सा खजाना? मुझे देखने दो। क्यूई युन ने यह सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर नजर डाली कि आसपास कोई नहीं है। फिर उसने सावधानी पूर्वक साइकिल की टोकरी को ढकने वाले तकिए के कवर को उठाया। वेई योंग ने टोकरी के अंदर जो कुछ देखा, उसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका चेहरा उत्साह से भर गया। यह बूढ़ा माओताई है। उन्हें शराब पीना भी बहुत पसंद था और वे टोकरी में रखी चीजों को एक नजर में पहचान लेते थे। ये सब सामान तुम्हें कहाँ से मिला? जरूर महंगा होगा, है ना? कहे, इतना बुरा भी नहीं है, क्यूई युन ने लापरवाही से जवाब दिया। फिर बोतलों को वेई योंग के छोटे ट्रक में रख दिया। इसके बाद उन दोनों ने ई बाइक को उठाया और उसे ट्रक के पिछले हिस्से में रख दिया। हम कहाँ जा रहे हैं? वेई योंग ने ट्रक को गियर में डालते हुए और क्यूई युन की ओर मुड़ते हुए पूछा। क्यूई युन ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, एंटीक स्ट्रीट की ओर। देरी का मतलब बदलाव हो सकता है, इसलिए उसने उस गहने के डिब्बे और जेडाइट की अंगूठी को जल्द से जल्द हासिल करने का फैसला किया। वेई योंग ने चुपचाप सिर हिलाया, आगे कुछ नहीं पूछा और कुशलतापूर्वक ट्रक को एंटीक स्ट्रीट की ओर मोड़ दिया। आधे घंटे बाद छोटा ट्रक सड़क किनारे एक अस्थायी जगह पर खड़ा हो गया। वेई, थोड़ी देर ट्रक में मेरा इंतजार करो, हम मत जाओ, अपना काम संभालो। वेई योंग को निर्देश देने के बाद क्यूई युन ट्रक से नीचे कूद गया और एंटीक स्ट्रीट की ओर चल पड़ा। वह खुफिया जानकारी में उल्लिखित अल्पसंख्यक बुजुर्ग व्यक्ति की तलाश में सड़क के किनारों पर लगातार नजरें गड़ाए हुए था। लेकिन गली के एक छोर से दूसरे छोर तक बूढ़े आदमी की तो बात ही छोड़िए, उसे शायद ही कोई दिखाई दिया। इससे क्यूई युन असमंजस में पड़ गई और सोचने लगी कि आखिर हो क्या रहा है। काफी सोच विचार करने के बाद उसने शी फेंग से इस बारे में पूछने का फैसला किया, इसलिए वह क्यूयुए मंडप की ओर चल पड़ा। शी फेंग ने ची युन को देखकर सोचा कि वह फिर से कुछ अच्छी चीजें लेकर आया है और उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान फैल गई। इन दिनों मैं फालतू सामान इकट्ठा करने नहीं निकला हूँ, बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, क्यूई युन ने मजाक में कहा। यह सुनकर शी फेंग को कोई आपत्ति नहीं हुई और उन्होंने गर्मजोशी से उन्हें बैठने और चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। चाय पीते और बातें करते हुए क्यूई युन ने विषय बदलते हुए पूछा, वैसे वे सभी लोग कहाँ हैं जो यहाँ स्टॉल लगाते थे? मैंने तो किसी को नहीं देखा। शी फेंग ने सिर हिलाया और आह भरी, वो टीवी पर आने वाला वह खजाने के मूल्यांकन का शो, क्या उसकी शूटिंग हमारे इलाके में नहीं हो रही है? उन सभी लोगों ने आज सुबह इसके बारे में सुना और शूटिंग स्थल पर स्टॉल लगाने के लिए दौड़ पड़े। यह सुनकर क्यूई युन को अचानक एहसास हुआ और फिर उसने उत्सुकता से पूछा, तुम क्यों नहीं गए? शी फेंग ने अपने सिर पर बिखरे हुए कुछ बालों को संवारा और धीमी आवाज में जवाब दिया, वह शो मेरे लिए बहुत गहरा है, मैं उसे सहन नहीं कर सकता। क्यूई युन ने इस बात का संकेत समझ लिया और हल्की सी हंसी के साथ अपना सिर हिलाया। वे कहाँ हैं? आज खाली हैं, चलो जाकर उनके साथ मजे करते हैं। सैटेलाइट स्क्वायर पर जाकर मौजमस्ती में शामिल हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें एक भाई की सलाह देना चाहता हूँ, देखना ठीक है, लेकिन कुछ भी खरीदना मत, शी फेंग ने सावधानी बरतते हुए कहा। हम्मा, मुझे पता है, क्यूई युन ने जवाब दिया, फिर खड़ा हुआ और चला गया। जब वह सैटेलाइट स्क्वायर पहुंचा तो उसने देखा कि वह लोगों से भरा हुआ था, जीवंत और शोरगुल भरा था। कई लोग बैग लिए हुए थे और विदेशी लहजे में बात कर रहे थे। विभिन्न प्राचीन वस्तुओं के स्टॉल करीने से कतार में लगे हुए थे। विक्रेता जोर जोर से सामान बेचकर ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। सामने 100 से अधिक घनी आबादी वाली दुकानों को देखकर क्यूई युन ने भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोका। पहले एंटीक स्ट्रीट पर उसने उस बूढ़े आदमी को नहीं देखा था, अब यहाँ एक नजर में ही दर्जनों अल्पसंख्यक बूढ़े आदमी दिखाई दिए और उन सभी की पोशाक एक जैसी थी, काली चमड़े की जैकेट, ऊनी टोपी और घनी दाढ़ी। खुफिया जानकारी में उल्लिखित बुजुर्ग व्यक्ति को उसके रूप रंग से पहचानना स्पष्ट रूप से असंभव था। इसलिए क्यूई युन ने स्टॉलों पर रखी वस्तुओं पर अपनी निगाहें गड़ा दी और वह चीन गणराज्य काल के जितान जड़ित शंख आभूषण बॉक्स की तलाश कर रहा था। अरे अदासी, एक नजर डालो, बढ़िया चीज है। बॉस, यहाँ तो बढ़िया चीजें हैं, एक नजर डालिए। भाई, किंगमिन नदी की पेंटिंग देखना चाहोगे? अभी अभी मिली है।
ची युन ने अपने आसपास के शोर को नजरअंदाज करते हुए घनी दुकानों पर ध्यान केंद्रित किया और अपने लक्ष्य की तलाश की। अंततः लगभग 2 घंटे तक भटकने के बाद उसके सामने एक स्टॉल पर रखे एक नाजुक बक्से से हल्की सी रोशनी निकली। ची युन की नजर तुरंत उस डिब्बे पर पड़ी और वह उसे करीब से देखने के लिए नीचे बैठ गया। हालांकि डिब्बे की सतह थोड़ी धूल भरी थी, लेकिन इसकी उत्कृष्ट कारीगरी और जटिल पैटर्न से सूक्ष्म रूप से एक प्राचीन आभा निकल रही थी। ठीक वही जितान जड़ित शंख आभूषण बॉक्स जिसकी वह लगातार तलाश कर रहा था। उसने सावधानी से डिब्बा उठाया, उसकी जांच की, फिर उसे धीरे से थोड़ा हिलाया, लेकिन उसे अंदर छिपी हुई कोई जेडाइट की अंगूठी महसूस नहीं हुई। मालिक, एक नजर डालिए, ये तो वाकई बहुत बढ़िया चीज है। स्टॉल का मालिक, जैसा कि उम्मीद थी, घनी दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी था जो जादुई लहजे में मंदारिन बोलता था। क्यूई युन ने गहनों का डिब्बा वापस उसकी जगह पर रख दिया, बूढ़े आदमी को देखकर मुस्कुराई और पूछा, कितने का है? मालिक, ये तो बढ़िया चीज है, जितान की लकड़ी से बनी है। बूढ़े आदमी ने अपने हाथ आपस में रगड़े, उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। पहले किसी ने पूछा था, मैंने उन्हें 120,000 का दाम बताया था, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इसकी अच्छी जानकारी है, तो आपके लिए 1 लाख। ची युन स्टॉल से उठी, उसकी तरफ देखा और शांत भाव से बोली, मनमानी कीमतें मत बताओ, उचित कीमत बताओ। उनका रुख स्पष्ट था, अगर आप इसी तरह बेतुके दाम लगाते रहे तो मैं चला जाऊंगा। यह देखकर बूढ़ा आदमी शर्मिंदा नहीं हुआ, बल्कि मुस्कुराते हुए बोला, 80,000 कैसा रहेगा? अदासी। क्यूई युन ने अपना सिर हिलाया और 3 उंगलियां उठाते हुए कहा, 30,000। बूढ़े व्यक्ति ने अतिरंजित भाव भंगिमा बनाई, मानो प्रस्ताव सुनकर उसकी सांसें थम गई हों। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नुकसान होगा। मैं दिल से बोल रहा हूँ, अगर आप चाहें तो बॉस, आपके लिए 60,000। सिस्टम ने बॉक्स की कीमत लगभग 48,000 आकी थी, इसलिए उसकी बताई गई कीमत कुछ ज्यादा ही थी। क्यूई युन ने हाथ हिलाया, अपने चेहरे के भावों को ठीक किया और गंभीरता से कहा, अंतिम प्रस्ताव 40,000। अगर नहीं तो भूल जाओ। बूढ़े आदमी के चेहरे पर दुविधा का भाव था, उसकी आंखें ची युन पर टिकी हुई थीं, मानो वह कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। ची युन के दृढ़ रुख को देखकर बूढ़े व्यक्ति के चेहरे की मांसपेशियां थोड़ी सी फड़क उठीं, उसकी निगाहें गहनों के डिब्बे पर वापस चली गईं और वह लाभ की गणना करने लगा। काफी देर बाद उसने अनिच्छा से आह भरी, ठीक है, तुम्हारे भले के लिए। क्यूई युन ने इसमें देरी नहीं की, तुरंत गहनों का डिब्बा सुरक्षित किया और फिर बूढ़े व्यक्ति को 40,000 रुपए हस्तांतरित कर दिए। अध्याय 58, क्या हम पहले खाना शुरू कर सकते हैं? अध्याय 58, क्या हम पहले खाना शुरू कर सकते हैं? चलो चलते हैं, आज रात मेरे घर आ जाओ। कार में वापस आकर क्यूई युन के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी और वह वेई योंग की ओर मुड़ा। यह सुनकर वेई योंग के चेहरे पर भी उत्साह से भरी मुस्कान आ गई और उसने जोश से अपने हाथों को रगड़ते हुए कहा, जरूर, चलो चलते हैं। छोटा ट्रक इमारत के बगल में पार्किंग स्थल पर जल्दी से रुक गया और दोनों ने मिलकर इलेक्ट्रिक बाइक को नीचे उतारा। फिर घर की ओर जाते हुए दोनों ने शराब की कुछ बोतलें उठाईं। क्यूई युन ने दरवाजा खोला और शराब को अलमारी पर रखते हुए वेई योंग को पहले बैठने को कहा। फिर वह सामने वाले दरवाजे पर गया और झाओ किंग के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और कमरे में हंसी की आवाज गूंज उठी। झाओ किंग ने ची युन को अंदर बुलाया, जहां छोटी बच्ची खुशी से खेल रही थी और घर जाने की कोई इच्छा नहीं दिखा रही थी। क्यूई युन ने बेप्सी से अपना सिर हिलाया और बाद में उसे लेने वापस आने का फैसला किया। घर वापस आकर वेई योंग ने पहले ही एप्रन पहन लिया था और रसोई में व्यस्तता से काम कर रहा था। क्यूई युन भी निष्क्रिय नहीं बैठी, उसने जल्दी से फ्रिज में कुछ सामग्री ढूंढी और मदद करने के लिए रसोई की ओर चल दी। ओह, वैसे मेन बाद में आ रही है, कुछ खास बनाना, क्यूई युन ने मुस्कुराते हुए मजाक में कहा। वेई योंग ने आत्मविश्वास से अपनी छाती फुला ली, उसके चेहरे पर गर्व का भाव था और वह हंसते हुए बोला, तुम देखोगे, मेरी पत्नी को खाना पकाने की कला मैंने खुद सिखाई है, यह बिल्कुल उत्तम होगा। ठीक है, मैं गेट पर जाकर कुछ मैरिनेट किया हुआ खाना खरीद लाता हूँ, क्यूई युन ने कहा और दरवाजे से बाहर निकलने से पहले एक कोट पहन लिया। वापस लौटने पर मैरिनेट किए हुए मांस के अलावा उसके हाथ में शराब की एक अतिरिक्त बोतल थी। वेई योंग के पाक कौशल वाकई प्रभावशाली थे, उनके हाथों में मौजूद कड़ाही लगातार हिल रही थी और जल्द ही बेहतरीन रंग, सुगंध और स्वाद वाले कई व्यंजन ताजा तैयार हो गए। पिछली बार पेंग की पत्नी 2 छोटे लॉबस्टर पैक करके वापस लाई थी, जिनमें से एक को सावधानी पूर्वक मसालेदार स्वाद में पकाया गया था, जो चमकीले लाल रंग का और आकर्षक था और उसकी सुगंध बहुत ही मनमोहक थी। दूसरे व्यंजन को सोच समझकर हल्के स्वाद वाला बनाया गया था, जाहिर तौर पर यह नुनवान लोगों के लिए था जो मसालेदार खाना नहीं खा सकते थे। तुम्हारी बेटी कहाँ है? अभी तक रात के खाने के लिए वापस नहीं आई। वेई योंग ने अपने एप्रन पर हाथ पोंछे और पूछने के लिए रसोई से बाहर चला गया। वह पड़ोसी के घर पर है, वापस नहीं आना चाहती, क्यूई युन ने बेप्सी से जवाब दिया।
वे योंग हंसते हुए बोला, बच्चों को खेलना बहुत पसंद है, मैं मेंग को फोन करके पता लगाऊंगा कि वह कहाँ है। चूंकि आज के व्यंजन अधिकतर समुद्री भोजन थे और ठंडे होने पर उनका स्वाद अच्छा नहीं लगता, इसलिए क्यूई युन ने बस 2 प्लेटें ली, कुछ व्यंजन भरे और लॉबस्टर को झाओ किंग के घर ले गई। झाओ किंग ने दरवाजा खोला। क्यूई युन के हाथों में प्लेटें देखकर उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी झलक रही थी। उसने धीरे से पूछा, भाई क्यूई, यह क्या है? आप सबके लिए कुछ व्यंजन लाए हैं। छोटी बच्ची आपसे चिपकी रहती है, इसलिए आप खाना नहीं बना पाए। क्यूई युन ने मुस्कुराते हुए समझाया और व्यंजनों को खाने की मेज पर रख दिया। झाओ किंग की खूबसूरत आंखें चमक उठीं, उनके चेहरे पर बिना किसी औपचारिकता के कृतज्ञता का भाव झलक रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, धन्यवाद भाई क्यूई। ची युन ने हाथ हिलाते हुए ईमानदारी से कहा, मेरे साथ शिष्टाचार दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नुनवान की देखभाल में आपकी सभी मदद के लिए धन्यवाद देना चाहिए। मैं वास्तव में आभारी हूँ। बिल्कुल नहीं, नुनवान यहाँ बहुत अच्छे से पेश आती है और मुझे उसके आसपास रहना अच्छा लगता है। हाँ, ठीक है, तुम दोनों खा लो। खाना खत्म होने पर इसे यहीं छोड़ देना, मैं बाद में ले लूंगा। इतना कहकर क्यूई युन ने अपनी बेटी की ओर देखा जो अभी भी चित्र बनाने में मग्न थी और हंसते हुए अपना सिर हिलाया। जैसे ही वह मुड़ा और दरवाजे की ओर चलने लगा, संयोगवश लियू मिंग लिफ्ट से बाहर निकली। क्यूई युन ने पहले ही उस व्यक्ति को कुछ भी न खरीदने की सलाह दी थी, यह कहते हुए कि उनके पास घर पर सब कुछ है, फिर भी वह स्ट्रॉबेरी के 2 डिब्बे लेकर आ गया। यह जानना महत्वपूर्ण है कि इस कड़ाके की सर्दी में स्ट्रॉबेरी सस्ती नहीं होती हैं। क्यूई युन को लियू मिंग के घर पर पहले देखी गई फलों की साधारण ट्रे याद आ गई, जिसमें सेब, टेंगेरीन और संतरे जैसे साधारण फल ही रखे थे। स्पष्टतः ये स्ट्रॉबेरी लियू मिंग ने अपनी बेटी के लिए विशेष रूप से तैयार की थी। एक पल के लिए क्यूई युन के दिल में गर्माहट की लहर दौड़ गई, जिसमें थोड़ी सी अपराधबोध की भावना भी समा गई। लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़ा और डिब्बा उठा लिया। लियू मिंग के सीधे साधे स्वभाव को समझते हुए अगर वह सचमुच इनकार कर देता तो लियू मिंग शायद असहज महसूस करती। बूढ़े क्यूई, आज आपको क्या बड़ी खुशखबरी मिली? आपने मुझे निर्माण स्थल से खास तौर पर रात के खाने पर बुलाया है। घर में प्रवेश करते ही लियू मिंग ने सिंक की ओर चलते हुए अपना कोट उतार दिया और मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर पूछा, कुछ अच्छी खबरें हैं, लेकिन ये सिर्फ मेरी नहीं हैं। एक रहस्यमय मुस्कान के साथ क्यूई युन ने खड़े होकर अलमारी से माओताई की 6 बोतलें निकाली और उन्हें मेज पर रख दिया। आपको याद है ना, मैं आज सुबह पूर्वी कोने में शौच करने गया था। शराब की ये बोतलें वहीं से उठाई गई थीं। लियू मिंग ने अपने कपड़ों पर हाथ पोंछे बैठ गया और मेज पर रखी माओताई की 6 बोतलों को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह सदमे से मुंह खोले खड़ा रहा, चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। बूढ़े क्यूई, तुमने क्या कहा? तुमने ये बोतलें आज सुबह निर्माण स्थल से उठाई? उसके बगल में बैठे वेई योंग ने भी आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और कहा, सच में उठा लिया। मुझे लगा कि तुम आज सुबह मुझसे मजाक कर रहे थे। क्यूई युन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, सही कहा, मुझे पूरा 1 डिब्बा मिल गया। ये 6 बोतलें तो साबुत थीं, जबकि 6 बोतलों के डिब्बे टूटे हुए थे। शराब रिस गई थी, इसलिए मैंने उन्हें नहीं चुना। उस समय घटनास्थल पर बाहरी लोग मौजूद थे, इसलिए मैंने उन्हें बाहर नहीं निकाला और आज शाम को मेंग को बुलाया। मेंग, ये 6 बोतलें, इनमें से 3 तुम घर ले जाना। पिछली बार जब तुमने जिक्र किया था तब तुम्हारे ससुर ने इशारा किया था कि तुम अपने देवर की तरह आज्ञाकारी नहीं हो, है ना? अगली बार ये बोतलें उनके पास ले जाना, शायद तुम्हें ही पहला घूंट पीने को मिले। बूढ़े वेई, तुम भी 1 बोतल ले लो, यह मेरी तरफ से मामा के रूप में छोटी किंग के लिए एक शुरुआती उपहार है। इसका इस्तेमाल अपने ससुराल वालों को दावत देने के लिए करो, कोई भी तुम्हें नीचा नहीं दिखाएगा। क्यूई युन गंभीर था, उसके लहजे में विनम्रता का कोई नामो निशान नहीं था। अगर वह उस सुबह प्रकट नहीं होता तो संभवतः लियू मिंग और उसके 2 सहकर्मी उन्हें बाद में ढूंढ लेते, यानी उन्हें रोक लेते। इसलिए उसे लियू मिंग के साथ जानकारी साझा करनी ही होगी। वे योंग को बोतल देने की बात करें तो यह पूरी तरह से एक मित्रवत भाव था। एक दूसरे को सालों से जानने के कारण वे हमेशा अच्छे से घुल मिल गए थे। क्यूई युन ने वे योंग के चरित्र की सराहना की, जो एहसानों की कदर करता था और विवेक से काम लेता था, एक ऐसा दोस्त जिस पर भरोसा किया जा सकता था। हालांकि शराब की कीमत अधिक थी, लेकिन 1 बोतल उपहार में देने का कोई महत्व नहीं था। क्यूई युन की बातें सुनकर लियू मिंग भावुक हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी कही हुई एक बात क्यूई युन को याद रहेगी। फिर भी उसने शराब लेने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे उसकी सही कीमत का पता नहीं था। लेकिन वह जानता था कि पुरानी माओताई शराब कभी सस्ती नहीं होती। इस शराब को स्वीकार करने का मतलब एक महत्वपूर्ण दायित्व होगा। वह भविष्य में इसे कैसे चुकाएगा? इसलिए उसने तुरंत ही अपना सिर जोर से हिलाया और जल्दी से मना करते हुए कहा, बूढ़े क्यूई, यह ठीक नहीं है। शराब बहुत कीमती है, आपने इसे पाया है, यह आपका सौभाग्य है। भाई के प्रति आपकी इस सहानुभूति की मैं पहले से ही सराहना करता हूँ, लेकिन मैं सचमुच इस शराब को स्वीकार नहीं कर सकता।
वे योंग ने भी साथ देते हुए कहा, बिल्कुल सही ओल्ड क्यूई, शराब अपने पास ही रखो, यह हमारे लिए बहुत बर्बाद होगी। दोनों के दृढ़ भावों को देखकर क्यूई युन समझ गया कि उन्हें राजी करने के लिए कुछ रणनीति अपनानी पड़ेगी। अध्याय 59 भविष्य की योजनाएं। अध्याय 59 भविष्य की योजनाएं। तो ची युन ने एक लंबी आह भरी, दोनों को गंभीरता से देखते हुए कहा, भाई मेंग ओल्ड वेई, आप जो कह रहे हैं उससे हम अजनबी लग रहे हैं। क्या हमारा भाईचारा कुछ बोतलों शराब से कम का है? अगर मैं ची युन भविष्य में आपसे मदद मांगू तो क्या मुझे पहले यह विचार करना होगा कि मैं योग्य हूं या नहीं? इस शराब की कीमत को लेकर चिंता मत करो, यह तो बस मेरी कृतज्ञता का प्रतीक है। अगर तुम दोनों मुझे भाई मानते हो तो बिना ज्यादा सोचे समझे इसे खुशी खुशी ले लो। क्यूई युन के थोड़े सवाल भरे शब्दों ने लियू मेंग और वेई योंग को क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके चेहरों पर थोड़ी शर्मिंदगी झलक रही थी। लियू मेंग ने अपना मुंह खोला, वह अपने बचाव में कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करे। वह जानता था कि क्यूई युन ने इस तरह से सिर्फ इसलिए बात की ताकि वह शराब स्वीकार करने में सहज महसूस करे, लेकिन दूसरे से मिलने के बाद से हमेशा दूसरा ही उसकी देखभाल करता रहा था और उसे लगता था कि वह बदले में कोई मूल्य प्रदान नहीं कर पाया है, जिससे लियू मेंग को काफी अपराध बोध महसूस होता था। हालांकि वह क्यूई युन के स्वभाव को भी समझता था और अब जब क्यूई युन ने ऐसा कह दिया था तो इसे न लेना असभ्यता होगी, इसलिए वह इसे स्वीकार करने और बाद में इसका एहसान चुकाने का अवसर खोजने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। इस तरह सोचते हुए लियू मेंग की आंखों में थोड़ी सी बेबसी झलक गई और उसने धीरे से कहा, बूढ़े क्यूई, मैं आपकी बात मान लेता हूँ और यह शराब स्वीकार करता हूँ। मैं और कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आपके भाईचारे को मैं अपने दिल में संजो कर रखूंगा। लेकिन मुझे अपने ससुर जी के लिए सिर्फ एक बोतल चाहिए ताकि वो इसे चख सकें। बाकी आप अपने लिए रख लीजिए। यह देखकर वेई योंग ने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। उसके चेहरे के भावों को समझना असंभव था। उसके दिमाग में हाल ही में क्यूई युन द्वारा उसके लिए किए गए सभी काम फिर से घूमने लगे। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें पोंछी, अपना सिर उठाया, क्यूई युन की बाह पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी भतीजी की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। दोनों को आखिरकार शराब स्वीकार करते देख क्यूई युन मुस्कुराई और उनके कंधों पर थपथपाते हुए बोली, अब ठीक है, चलो जल्दी से शेफ वेई का खाना चखते हैं। यह कहते हुए उसने सुपरमार्केट से खरीदी हुई शराब की बोतल खोली और उन सभी के लिए एक एक गिलास डाला। आज हम बस यही एक बोतल पिएंगे। मेरी बेटी पड़ोसी के घर है और ज्यादा पीना ठीक नहीं है। ज्यादा खाना खाओ। वेई योंग और लियू मेंग ने बिना किसी शिकायत के सहमति में सिर हिलाया। शराब पीना संगत पर निर्भर करता है। दोस्तों के साथ कुछ ड्रिंक्स का आनंद लेना बहुत अच्छा है। मजे करने के लिए नशे में धुत होना जरूरी नहीं है। तीनों ने अपने गिलास उठाए। गिलासों के टकराने की आवाज मधुर और आनंददायक थी। लियू मेंग ने सबसे पहले एक घूंट लिया और प्रशंसा करते हुए कहा, ओल्ड वेई, आपकी पाक कला वाकई बहुत अच्छी है। यह गोमांस बहुत अच्छे से पका है। वेई योंग हंसते हुए बोले, जी हाँ भाई मेंग, आपकी पसंद अच्छी है। सच कहूँ तो अपना स्टॉल लगाने से पहले मैं एक रसोइया था। ची युन ने चॉपस्टिक से थोड़ा खाना उठाया, उसे चखा और सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ। हाँ हाँ हाँ। उन तीनों ने खाया पिया और माहौल बहुत सौहार्दपूर्ण था। वैसे ओल्ड क्यूई, साल की शुरुआत के लिए आपकी क्या योजना है? क्या आप फिर से कोई स्टॉल लगाने जा रहे हैं? वेई योंग ने अपना गिलास नीचे रखा और पूछा। अभी तक इस बारे में फैसला नहीं किया है। इस मामले में क्यूई युन ने वास्तव में इस पर गहराई से विचार नहीं किया था। आजकल वह दिन प्रतिदिन पैसे कमाने में व्यस्त है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए वह अब निश्चित रूप से कोई स्टॉल नहीं लगाएंगे। इसका एक कारण कम मुनाफा है और दूसरा यह कि उनकी बेटी को देखभाल की जरूरत है। उनकी आदर्श स्थिति एक ऐसी प्रणाली का होना है जो प्रतिदिन लगातार धन प्रदान करती रहे, साथ ही साथ एक व्यवसाय का स्वामित्व भी हो जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता न हो और जिसमें दीर्घकालिक विकास की क्षमता हो। जिस इंटरनेट एप्लीकेशन उद्योग में वह काम करते थे उसमें हाल के वर्षों में मंदी आ गई है और क्यूई युन फिलहाल इसमें लौटने पर विचार नहीं करेंगे। अन्य उद्योगों की बात करें तो उन्हें सही अवसर की प्रतीक्षा करते हुए लगातार अवलोकन करते रहना होगा और पूंजी जमा करनी होगी। मेरी पत्नी और मैं अगले साल कोई स्टॉल लगाने की योजना नहीं बना रहे हैं। हम एक फलों का सुपरमार्केट खोलने की सोच रहे हैं। क्या आप इसमें रुचि रखते हैं? हम आपको शेयरधारक के रूप में शामिल कर सकते हैं, वेई योंग ने ईमानदारी से कहा। यह सुनकर क्यूई युन थोड़ा हैरान रह गया। उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी, वेई योंग की ओर गंभीरता से देखा और कहा, बूढ़े वेई, यह एक अच्छा विचार है। फलों की दुकान खोलने से अगर जगह अच्छी हो तो कारोबार में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन आपको और आपकी पत्नी को इसे खुद ही संभालना चाहिए। मैं इसमें दखल नहीं दूंगा।
वे योंग ने आगे समझाने की कोशिश नहीं की, बस मुस्कुराकर सिर हिलाया। ठीक है ओल्ड क्यूई, मुझे पता है कि आप एक सक्षम व्यक्ति हैं और निश्चित रूप से वापसी करेंगे। क्यूई युन मुस्कुराया और हाथ हिलाते हुए बोला, मेरी इतनी चापलूसी मत करो, मैं बस अपनी बेटी की अच्छी देखभाल करना चाहता हूँ और एक स्थिर जीवन जीना चाहता हूँ। रात का खाना ज्यादा देर तक नहीं चला और 10 बजे से पहले ही खत्म हो गया। वे योंग और लियू मिंग दोनों के हाथों में शराब की एक बोतल थी और वे गुलाबी चेहरे लिए वहां से चले गए। क्योंकि उन्होंने शराब पी रखी थी, इसलिए छोटी ट्रक और मोटरसाइकिल को वहीं छोड़ दिया गया ताकि उन्हें कल ले जाया जा सके। क्यूई युन ने उन्हें मोहल्ले से विदा किया और फिर झाओ किंग के घर से उसकी बेटी को लेने चली गई। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसने अंदर से हंसने की आवाज सुनी, क्योंकि दोनों अभी भी बेतहाशा खेल रहे थे। ची युन ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर से आ रही आवाजें तुरंत बंद हो गईं। झाओ किंग ने दरवाजा खोला, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। उसने धीरे से कहा, भाई क्यूई। छोटी बच्ची उसके पीछे से कूदकर निकली, ची युन की बाहों में उछल पड़ी और उत्साह से चिल्लाई, पापा, आज मुझे बहन किंग के साथ बहुत मजा आया। क्यूई युन ने प्यार से उसके सिर पर थपथपाया और हंसते हुए कहा, ठीक है, तुमने सारा दिन बहन किंग के घर पर खेला है, अब पापा के साथ घर जाने का समय है और बहन किंग को आराम करने दो। नुनुआन ने अनिच्छा से मुंह बनाया, लेकिन फिर भी आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। वह मुड़ी, झाओ किंग का हाथ पकड़ा और मधुर स्वर में पूछा, बहन किंग, क्या मैं कल आपसे फिर मिलने आ सकती हूँ? झाओ किंग ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए नुनुआन का छोटा हाथ धीरे से दबाया और कहा, बेशक, तुम जब चाहो आ सकती हो नुनुआन। सच में बहन किंग, यह तो बहुत बढ़िया है। छोटी बच्ची उत्साह से झूम उठी। क्यूई युन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपनी बेटी को गोद में उठाया और झाओ किंग से कहा, किंग, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। झाओ किंग ने झट से अपना सिर हिलाया, उसकी खूबसूरत आंखों में ईमानदारी झलक रही थी। भाई क्यूई, आप कुछ ज्यादा ही औपचारिक हो रहे हैं। मुझे नुनुआन बहुत पसंद है, उसे कभी भी खेलने के लिए बुला सकते हैं। ची युन ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, काफी देर हो गई है, आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। खुद जाने के लिए तैयार होकर उसने दरवाजा बंद करने की तैयारी की। भाई क्यूई, जरा रुकिए। झाओ किंग ने पीछे से उन्हें रोकते हुए कुछ धुली हुई प्लेटें देते हुए कहा, क्या आज का खाना आपने बनाया था भाई क्यूई? यह सचमुच बहुत स्वादिष्ट था। ची युन दिल खोलकर हंसी, इसे मेरे दोस्त ने बनाया था। अगर आपको पसंद आए तो अगली बार मैं उसे फिर से खाना बनाने के लिए बुला लूंगी। यह सुनकर झाओ किंग ने जल्दी से अपने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, इससे बहुत परेशानी होगी। कोई बात नहीं, अगली बार जब वह यहाँ आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी आप आराम कीजिए। घर वापस आने पर छोटा बच्चा शायद खेलते खेलते थक गया था और जब तक क्यूई युन ने बर्तन धोना खत्म किया तब तक वह सोफे पर सो गया था। क्यूई युन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, उसे धीरे से बेडरूम में ले गया और उसे कंबल ओढ़ा दिया। वह बैठक कक्ष में लौटा, अपनी कोट की जेब से चंदन की लकड़ी का गहनों का डिब्बा निकाला और उसकी सावधानी पूर्वक जांच करने की तैयारी करने लगा। पुनश्च मासिक टिकटों और अनुशंसा वोटों के लिए सभी वरिष्ठों को धन्यवाद और विशेष रूप से वरिष्ठ अधिकारी डगलस को धन्यवाद। अध्याय 60, एंगोंग बेजार गोलियां। अध्याय 60, एंगोंग बेजार गोलियां। ची युन ने धीरे से रोजवुड के गहनों का डिब्बा मेज पर रख दिया, फिर अपने दाहिने हाथ से एक टॉर्च उठाई और डिब्बे की सतह पर तेज रोशनी डाली। यह गहनों का डिब्बा एक साफ सुथरे चौकोर आकार का था, हथेली के आधे आकार का। इसके किनारे बड़ी बारीकी से पॉलिश किए हुए, चिकने और गोल थे और छूने पर हल्की सी गर्माहट का एहसास होता था। मुख्य भाग गहरे प्राचीन रोजवुड से बना था। इसका रंग गर्मजोशी भरा था, बनावट बेहद नाजुक थी, जिसमें सूक्ष्म लेकिन अस्पष्ट परिवर्तन था जो प्राकृतिक रूप से बनी पेंटिंग जैसा दिखता था। डिब्बे के किनारों और ऊपरी हिस्से को बड़ी चतुराई से सीप की परत से जड़ा गया था जो टॉर्च की रोशनी में रंगीन चमक बिखेर रहा था। ढक्कन और शरीर के बीच का जोड़ त्रुटिहीन रूप से मजबूत था, जिसमें एक पतला तांबे का कब्जा लगा था जो बहुत प्राचीन प्रतीत होता था और उस पर बादलों के पैटर्न को जटिल रूप से उकेरा गया था जो समग्र शैली से मेल खाता था। वास्तव में यह रोजवुड से बना गहनों का डिब्बा काफी असाधारण प्रतीत होता था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सिस्टम ने इसका मूल्य 48,000 आका। ची युन ने सावधानी पूर्वक ढक्कन खोला। अंदर का स्थान बहुत बड़ा नहीं था, शायद उसमें कुछ ही हार रखे जा सकते थे। फिलहाल वह अंदर से खाली था। उसने बार बार अंदर रोशनी डालकर निरीक्षण किया, लेकिन उसे कोई संदिग्ध स्थान नहीं मिला, इसलिए उसने अन्य जगहों की जांच करने के लिए ढक्कन को फिर से बंद कर दिया। उनके अनुमान के अनुसार यदि इसमें जेडाइट की अंगूठी छिपाई जा सकती है तो इसमें कोई और खोखला क्षेत्र भी अवश्य होगा। लगभग 2 घंटे तक छानबीन करने के बाद भी उन्हें कोई निशान नहीं मिला और वे कारीगर के उत्कृष्ट कौशल को देखकर चकित रह गए। थकी हारी ची युन ने डिब्बे को सावधानी पूर्वक रखा और सोफे पर लेटकर गहरी नींद सो गई। आज की खुफिया जानकारी एक लाल झोंगरुई को 5 साल पहले अपने बॉस के लिए फर्जी खाते बनाने के आरोप में जेल भेजा गया था और आज उसे रिहा कर दिया गया।
संपर्क नंबर 177 आज की खुफिया जानकारी दो। लाल शहर के बाहरी इलाके में स्थित निजी बाल कल्याण संस्था ने कुछ परिचालन निधि जुटाने के लिए पुराने लकड़ी के फर्नीचर बेचने की योजना बनाई थी। इनमें से एक चीनी गणराज्य के अंतिम दौर की दवाइयों की पेटी थी, जिसके एक खाने में 2 अंगों बेजुआर बोलस छिपाए गए थे। अगली सुबह क्यूई युन उठी और सबसे पहले आज की खुफिया जानकारी की जांच की। जब उसने अंगों बेजुआर बोलस शब्द देखे तो उसकी पुतलियां अचानक बड़ी हो गईं। हालांकि उन्हें इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने शराब की मेजों पर इनका जिक्र सुना था। खबरों के मुताबिक 1993 के बाद उत्पादित अंगों बेजुआर बोलस मुख्य रूप से एक स्वास्थ्य उत्पाद था, जबकि उससे पहले उत्पादित बोलस जीवन रक्षक दवाएं थीं। इसका कारण कुछ विशेष प्रतिबंधात्मक नियम थे। खुफिया जानकारी के अनुसार ये दोनों अंगों बेजुआर बोलस कम से कम चीन गणराज्य के युग के उत्पाद थे। इन्हें दुर्लभ खजाने कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह सोचकर ची युन उत्साहित हुए बिना नहीं रह सकी, इसे तो हासिल करना ही होगा। जहां तक उस दूसरी जानकारी का सवाल है जिसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति फर्जी खाते बनाने के आरोप में जेल से रिहा हुआ है, तो इसका उससे क्या संबंध है? अपनी उत्तेजना को दबाते हुए क्यूई युन जल्दी से कपड़े पहनने के लिए उठा, अपनी बेटी के लिए नाश्ता तैयार किया और फिर छोटी बच्ची को जगाया। नुनवान ने अपनी नींद से भरी आंखों को मलते हुए कोमल बचकानी आवाज में कहा, पापा, क्या मैं आज बहन किंग के घर खेलने जा सकती हूँ? ची युन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अगर तुम बहन किंग के पास जाते रहोगे तो उनके पास अपने लिए समय नहीं बचेगा, वो तुम्हें नापसंद करने लगेंगी। यह सुनकर छोटी बच्ची के होंठ सिकुड़ गए, उसके चेहरे पर दुख के भाव छा गए। मैं नहीं चाहती कि बहन किंग मुझे नापसंद करे, लेकिन मुझे उसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, उसने क्यूई युन के कपड़े पकड़ते हुए दयनीय स्वर में कहा। ची युन घुटनों के बल बैठ गया, धीरे से अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा और धीमी आवाज में कहा, कुछ दिनों में नुनवान किंडरगार्टन जाना शुरू कर देगी और तुम हर दिन सिस्टर किंग के साथ खेल पाओगी। नुनवान ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। उसने स्पष्ट रूप से पूछा, सच में पापा? क्या मैं सच में बहन किंग के साथ हर दिन खेल सकती हूँ? क्यूई युन मुस्कुराई और सिर हिलाते हुए बोली, बेशक, सिस्टर किंग किंडरगार्टन में टीचर हैं, आप उनसे वहीं मिलेंगी। छोटी बच्ची खुशी से उछल पड़ी, उसकी शिकायत गायब हो गई। बहुत बढ़िया, मैं किंडरगार्टन जाऊंगी और सिस्टर किंग के साथ खेलूंगी। बेटी को तैयार करने और नाश्ता करने के बाद पिता और बेटी बाहर चले गए। झाओ किंग को दोबारा परेशान करना उचित नहीं समझते हुए क्यूई युन ने अपनी बेटी को साथ ले जाने का फैसला किया। सौभाग्यवश तापमान में थोड़ी वृद्धि हुई थी और दिन के समय बाहर ज्यादा ठंड नहीं थी। पिता और बेटी ने खुद को अच्छे से ढक लिया और टैक्सी लेकर सीधे एंटीक स्ट्रीट चले गए। रवाना होने से पहले क्यूई युन ने शी फेंग से संपर्क कर लिया था और उनसे गुलाब की लकड़ी के गहने के डिब्बे की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ को खोजने के लिए कहा था। शी फेंग तुरंत सहमत हो गया और उसने क्यूई युन को वह सामान दुकान पर लाने के लिए कहा। आज भी एंटीक स्ट्रीट सुनसान और ठंडी थी, हर कोई टीवी कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में मग्न था। क्यूई युन अपनी बेटी के साथ कार से बाहर निकला और शी फेंग के क्यूए मंडप की ओर चल दिया। दुकान में शी फेंग ने बच्चे के साथ क्यूई युन को देखकर आश्चर्य से कहा, अरे, यह छोटी बच्ची कौन है? मेरी बेटी को घर पर अकेला छोड़ना मुझे सुरक्षित नहीं लगता, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आई हूँ। ची युन मुस्कुराई और बोली, नुआनुआन, अंकल शी को फोन करो। छोटी बच्ची बिल्कुल भी शर्माई नहीं, उसने क्यूई युन की बाहों से अपना सिर बाहर निकाला, अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और मीठी आवाज में अभिवादन किया, बोलो अंकल शी। वाह, बहुत बढ़िया। शी फेंग ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली से छोटी बच्ची के गाल को हल्के से छुआ और फिर दुकान में चारों ओर देखने लगा। कुछ ही क्षणों बाद उसने शेल्फ से एक सुंदर सिरेमिक गुड़िया निकाली, जिसकी प्यारी और जटिल नक्काशीदार आकृति बहुत ही मनमोहक थी। शी फेंग ने गुड़िया छोटी बच्ची को देते हुए मुस्कुराते हुए कहा, नुनवान, यह अंकल शी की तरफ से उपहार है, क्या तुम्हें यह पसंद आई? नुनवान की आंखें पल भर में तारों की तरह चमक उठीं और उसने क्यूई युन की ओर रुख किया। पिताजी से सहमति मिलने पर उसने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया, सावधानी पूर्वक मिट्टी की गुड़िया को स्वीकार किया और खुशी से कहा, धन्यवाद अंकल शी, मुझे यह बहुत पसंद है। शी फेंग दिल खोलकर हंसा, 2 कप चाय डाली और फिर क्यूई युन की ओर देखते हुए बोला, बूढ़ा कारीगर रास्ते में है, जल्दी ही पहुंच जाएगा। सामान पहले मुझे देखने दो। ची युन ने अपनी जेब से गुलाब की लकड़ी का गहनों का डिब्बा निकाला और धीरे से उसे शी फेंग के सामने रखते हुए कहा, यह रहा, एक नजर डालो। शी फेंग की आंखें चमक उठीं, उसने उत्सुकता से अपने हाथ आगे बढ़ाए और सावधानी पूर्वक रोजवुड के गहनों के डिब्बे को पकड़ लिया। उसने सबसे पहले डिब्बे को अपने सामने रखा, उसकी बनावट का बारीकी से निरीक्षण किया और रोजवुड की अनूठी गर्म बनावट को महसूस किया। वाह, यह सामग्री, यह रंग निश्चित रूप से उच्च गुणवत्ता वाली रोजवुड है। शी फेंग ने डिब्बे को धीरे से घुमाते हुए सीप की जड़ाई का निरीक्षण करते हुए प्रशंसा की। इस सीप की नक्काशी बेहद खूबसूरत है, फूल और पक्षी इतने सजीव लगते हैं कि मानो सजीव हो गए हों। ऐसी कारीगरी दशकों के अनुभव के बिना संभव नहीं है।
शी फेंग की आंखों में प्रशंसा का भाव भर आया। सिर्फ इस डिब्बे की ही कीमत 40 से 50 हजार है। फिर उसने धीरे से ढक्कन खोला, अंदर देखा और पाया कि वह खाली था। उसने एक आवर्धक लेंस उठाया और जोड़ों के बीच के अंतराल का बारीकी से निरीक्षण किया। कहानी का ये हिस्सा यही समाप्त होता है, फिलहाल के लिए। इस यात्रा को सही मायने में परिभाषित करने वाली चीज केवल शक्ति ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे के विकल्प है। और प्रत्येक निर्णय किस प्रकार आगे आने वाली घटनाओं को नया आकार देता है। अब से हर निर्णय के गंभीर परिणाम होंगे। यदि आपको व्याख्यात्मक काल्पनिक कहानियां पसंद है, तो आप इस यात्रा को जारी रखने के लिए सदस्यता ले सकते हैं।